السلام منك السلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول लअल्लकुम तुरहमून। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मजीद अल्लाहुम्मा बारिक। अच्छा जी, ज़कात के हवाले से आज की मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह मुनक़िद की गई है। हमारे यहाँ चंद चीज़ें मौसमी होती हैं, चंद चीज़ें सदाबहार होती हैं, तो रोज़ा भी मौसमी है और ज़कात अगरचे मौसमी है तो नहीं, लेकिन हमने बना दिया और बन गई है। चलें, अच्छी बात है। कोई रमज़ान में ज़्यादा मुसलमानों का रुझान होता है ज़कात अदा करने की तरफ, तो इसी लिहाज से शरीयत का ये मिजाज है, बल्कि दुनिया के हर काम का ये मिजाज है कि हर काम को करने से पहले सीखा जाए, करने के बाद ना सीखा जाए या करने के दौरान ना सीखा जाए। अगर आप करने के दौरान उस काम को सीखेंगे तो गलती होगी। लिहाजा रमज़ान के आने से पहले रमज़ान की तैयारी, ज़कात अदा करने से पहले ज़कात की तैयारी, ताकि हमारी ज़कात सही तरीके से सही मसरफ़ पर अदा हो, अदा भी पूरी हो, सही अदा हो, और जिस जगह लगनी है वो भी जगह सही हो, और इसके फ़ज़ाइल का दिमाग में इस्तेहज़ार हो, और इसके रज़ाइल और वईदें उसका भी पता हो कि ज़कात ना अदा करने पर क्या वईदें हैं। फिर इसी पर इक्तिफ़ा ना हो, बल्कि ख़ुद ज़कात पूरी सही जगह पर सही तरीके से अदा करने के साथ साथ अपने दूसरे मुसलमान भाइयों को भी इसकी तालीम व तबलीग हो। जो हमारे भाई सही ज़कात नहीं अदा कर रहे या बिल्कुल अदा नहीं कर रहे, उन तक ये बात पहुँचाई जाए कि ज़कात कितना अहम फ़रीज़ा है, उसको किस तरह अदा करना है। तो ये हमारी आज की मजलिस तकरीबन मैं कोशिश करूँगा 1 घंटे में पूरी हो जाए। मौजू लंबा है, 1 घंटे को समेटने की कोशिश करेंगे इसको। अल्लाह ताला मुझे सही बात कहने की, हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जी नेक्स्ट www.darsequran.com। आज जिन मौज़ूआत पर हमारी बात होगी, नंबर 1 ज़कात के फ़ज़ाइल, उसके बाद ज़कात के अहकाम, उसमें ये बात आएंगी अम्वाल ज़कात, निसाब ज़कात, शरह ज़कात और मुस्तहिक़ीन ज़कात। ज़कात के माल कौन से हैं, ज़कात का निसाब स्टैंडर्ड क्या है, ज़कात की शरह कितनी है, मुस्तहिक़ कौन है। इसके बाद कारोबार की जदीद सूरतें, इनमें ज़कात के हिसाब का तरीका क्या होगा। आजकल बिज़नेस बहुत एक्सपेंड हो गया, बहुत मुख्तलिफ़ और नई शक्लों वाला हो गया है। इन शक्लों में ज़कात के अहकाम क्या होंगे। इसके बाद क़र्ज़ की जदीद सूरतें, इनमें ज़कात के हवाले, लोन या क्रेडिट जो भी हो उसमें ज़कात का क्या अंदाज़ होगा। इसके बाद ज़कात की अदायगी के बाज़ मुख्तलिफ़ मसाइल पर बात होगी। जी, आखिर में सवाल जवाब के लिए मौका दिया जाएगा। ज़कात की अहमियत, इसकी अहमियत पर एक समझदार और पढ़े लिखे मुसलमान, आप सब हज़रात माशाअल्लाह दीन से वाकिफ़ हैं, दीनदार, अल्लाह ने आपको दीनदारी अता फ़रमाई है और उलमा की मजलिसों में बैठने का आपको इत्तेफ़ाक़ रहता है। तो ये बात पुशीदा नहीं है कि दीन की तरतीब को जिस तरह है कि ईमान, नमाज, ज़कात, रोज़ा, नमाज, ज़कात, रोज़ा, ये तरतीब है। यानी नमाज के बाद सबसे अहम चीज़ जो शरीयत में है वो ज़कात है। उस पर हमारे हज़रत वाला मुफ्ती रशीद साहब रहमतुल्लाह बड़ा इसरार फरमाया करते थे। फरमाते लोग इस तरह कहते हैं कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज का, ऐसा नहीं है। नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज है। ज़कात रोज़े से पहले है, नमाज के बाद है। इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है। फिर हज़रत साथ में भी कहते थे चूँकि लोगों को माल निकालते हुए मुश्किल होती है, लिहाजा इस काम को आगे करते हैं। यार चलो ये तो काम ज़रा मुश्किल हो जाता है, लिहाजा इसको शरीयत ने दरमियान में रखा है। और ये शरीयत के जो 5 सुतून हैं, ईमान, ज़कात, रोज़ा और हज, ये ऐसी एक मुतवाज़िन, किसी माशरे को सुधारने के लिए और किसी माशरे को बहुत परफेक्शन पे रखने का शरीयत ने निज़ाम बनाया कि अगर कोई निज़ाम, कोई माशरा इन 5 चीज़ों को पूरी तरह अदा कर रहा हो, वो कभी भी घाटे में नहीं रहेगा। नमाज में अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत हो जाता है, मोमिन की मेराज हो जाती है, बंदे को सारी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात पर गुजारने की मशक़ हो जाती है। और ज़कात में अपने भाइयों का ख्याल, अल्लाह के हुक्म पर माल की क़ुरबानी,
जान की क़ुरबानी, माल की क़ुरबानी, वक्त की क़ुरबानी, ये सारी आ गई। और ये क़ुरबानी बड़ी मुश्किल हो जाती है, और ख़ास तौर पर जिसके पास माल जब बढ़ता चला जाता है तो माल की क़ुरबानी और मुश्किल होती चली जाती है। लिहाजा इसको शरीयत ने इतनी अहमियत पे रखा। कुरान में हमेशा 33 जगहों पर ज़कात का हुक्म बराह रास्त आया, नमाज के साथ मिला के, अक़ीमुस्सलात आतुज़्ज़का। 15 जगहों पर ज़कात के लफ्ज़ की बजाय सदक़े का लफ्ज़ आया, उससे मुराद भी ज़कात है। ज़कात अदा ना करने पर हदीस बहुत ज़्यादा है, अदा जो करेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा नक़सत मालुम मिन सदक़ा, सदक़े से कभी कोई माल घटा नहीं है। अल्लाह कह रहे हैं यमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। हमारी मेंटालिटी ये है कि अगर मैंने 100 रुपये बैंक में रखवाए, मुझे 10% इंटरेस्ट मिला, मेरे पैसे 110 रुपये हो गए, माल बढ़ गया। यही है ना, अकल ये कहती है माल बढ़ गया। अल्लाह कह रहे यमहक़ुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को घटाएगा। अब यहाँ इम्तिहान है, यानी ये लॉजिक का और आपके ईमान का इम्तिहान है कि आप पहले ईमान को आगे करते हैं या अपनी लॉजिक को आगे करते हैं। अल्लाह कह रहे सूद को घटाऊंगा, आपकी अकल कह रही है, मेरी अकल कह रही है सूद बढ़ेगा। हमने यहाँ ईमान रखना है, नहीं भाई सूद घटेगा। फिर इकनॉमिकली ये बात साबित बाद में जाके हो जाती है कि रिबा का अंजाम जाकर घाटे पर होता है। पूरे माशरे में जो मजमूई इकॉनमी है उसको आखिर में जाके इतना ख़तरनाक नुकसान होता है कि अल्लाह की बात और अल्लाह के नबी की बात सही आती है कि यमहक़ुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को तबाह करता है। युर्बिस सदक़ात, अल्लाह सदक़े को बढ़ाता है। मुझे ये समझ में आ रहा है 100 रुपये थे मेरे पास, मैंने उसमें से 10 रुपये निकाल दिए, 90 रह गए। अब ये माल घट गया बढ़ गया? नज़र में तो घट गया, लेकिन अल्लाह कह रहा है युर्बिस सदक़ात, अल्लाह ज़कात और सदक़े के माल को बढ़ाएगा। तो पहले ईमान है कि भाई मेरा ईमान है, बढ़ाएगा। और अल्लाह ने यह भी नहीं कहा कि युज़ीदुस सदक़ात, अल्लाह ज़्यादा करेगा। अल्लाह ने कहा युर्बी, तरबियत करेगा। जैसे बच्चे की तरबियत की जाती है ना, शुरू में लंगोट में होता है, आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते 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 वो एक कदावर इंसान बनता है। अल्लाह सदक़े को युर्बी करेगा, यानी ऐसी तरबियत करके इतना बड़ा कर देगा, ऐसे पानी देगा, बढ़ाएगा। जन्नत में जब जाएगा तो सदका कितने मिलियन गुना बना होगा, ये माना है। वईदें भी बड़ी सख्त आई, ज़कात के छोड़ने पर जो वईदें आई हैं वो दूसरे अहकाम छोड़ने से बड़ी सख्त हैं। कुरान में ही वईदें आ गई। एक वईद तो ये आई कि जो लोग ज़कात अदा नहीं करते उनका वो माल सोना चांदी ताप कर उनकी पेशानियों पर और कंधों पर लगाया जाएगा और पीठों पर लगाया जाएगा, और ये कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये है तुम्हारा ख़जाना, फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम, अब अपने ख़जाना चखो, खाओगे इसको। एक और रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी ज़कात नहीं अदा करता उसके माल को मुस्सिला लहू शुजाउन अक़रा, उसका माल एक गंजा सांप बना दिया जाएगा। और हदीस में आया, रिवायत में वो शारहीन ने लिखा कि गंजा इसलिए कहा गया कि ऐसा सांप उसका जहर ज़्यादा होता है, उसकी आँख के ऊपर 2 नुक्ते होंगे, यानी आपने उस सांप की किस्म बयान की वो कौन सा सांप है, और आपने फरमाया उसके गिर्द लिपट जाएगा और वो उसे डसेगा और बोलेगा मैं हूँ तुम्हारा ख़जाना, मैं हूँ तुम्हारा माल, मुझे तुमने जमा किया था। तो इस तरह की बहुत सारी अहादीस और कुरान में भी अल्लाह ताला ने ज़कात की अहमियत बयान फरमाई। ज़कात के मसारिफ़ भी अल्लाह ने कुरान ही में बयान फरमा दी कि ज़कात किसको लगेगा, ये सारी तफसील आ गई। एक बात और याद रखने की है, ज़कात इबादत है, टैक्स की तरह कटौती नहीं है। ये एक मुस्तकिल मौजू है, ज़कात वर्सेस टैक्स। 1 घंटे का ये अलग मौजू है, 1-2 घंटे का, कि ज़कात और टैक्स में क्या डिफरेंशिएट है। यानी इकोनॉमिकली अगर आप बात करें, फाइनेंशियली, तो क्या फ़र्क है, टैक्स कैसे लगता है, ज़कात कैसे लगता है। तो ज़कात माल पर लगता है, इंसान के ऊपर नहीं लगता। टैक्स इंसान के ऊपर लग जाता है, उसकी इनकम पर भी लगता है। टैक्स कितनी तरह से आदमी के ऊपर लगता है, टैक्स रिपीट होता है, ज़कात रिपीट नहीं होती। टैक्स की शरह ऊपर नीचे, ज़कात की शरह एक ही है। टैक्स आपके फ़िक्स माल पर भी लग जाता है, ज़कात फ़िक्स माल पर नहीं लगती। ज़कात शरीयत ने उस माल पर लगाई है जो माल आपका कारोबार में लगता है, जिस माल से आप कमाते हैं। ये शरीयत का एहसान है। आपके पास करोड़ों के फ़िक्स एसेट हैं, उस पर ज़कात नहीं आ रही। तो ये ज़कात को इतना फ्लेक्सिबल, इतना रहमत वाला, इतना आसान और इतनी थोड़ी शरह अल्लाह ताला ने रखी है कि हर एक के लिए अदा करना आसान भी हो। अगर माशरे का अक्सर तबका अदा करना शुरू हो जाए तो पॉवर्टी लेवल 0 पर आ जाएगा। और ये दुनिया में किसी इकनॉमी ने नहीं किया, किसी ने, कि पॉवर्टी लेवल को पूरे मुल्क में 0 पे कर दिया हो। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के वक्त दौर में ये काम हो गया था कि गुर्बत की शरह ख़त्म, एलिमिनेटेड। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान बात फरमाई थी। आपने फरमाया था कि ज़कात अदा करो, उससे कबल के एक वक्त आएगा कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं होगा। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 100 साल बाद हो गया, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में। और निज़ाम क्या था, वही शरीयत का निज़ाम, ज़कात, उशर, सदक़तुल फ़ितर और जो बैतुल माल के ज़रिए
चैरिटी की जाती है और माल तिजारत पर जो कुछ लगता है, बस वही था शरीयत का निज़ाम करदा मालियात का निज़ाम बस। तो ऐसा हो गया कि ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलता था। यानी आजकल के हिसाब से आप ये कहें कि हर आदमी के पास 50-60 हज़ार से ज़्यादा की वेल्थ हो, हर आदमी के पास, ये निज़ाम था। और लोग क्या करते थे कि अंधेरे में निकलते, बस जो आदमी ज़रा सा मुफलिस नज़र आया उसके हाथ में पैसे रख के भाग गए, चलो भी ज़कात हमारी सर से उतरी, ये काम होता था उस वक्त में। और ये कितने 100 साल तक रहा है फिर आलम इस्लाम में कि एक बड़ी अक्सरियत जो मुल्क और कौम की बल्कि पूरी खिलाफत इस्लामिया की, वो ज़कात वसूल करने वाली नहीं होती थी। ये बरक़ात हैं ज़कात की, अगर आज भी हम इसको बड़े पैमाने पर लाएँ तो हो जाएगा। जी आगे चलिए। ज़कात के बारे में कुछ आदाद व शुमार। पाकिस्तान में इदारों और अफराद की जानिब से अपने तौर पर अदा की जाने वाली ज़कात के सही आदाद व शुमार दस्तयाब नहीं है, क्योंकि इसको गैर रिवायती तरीके से अदा किया जाता है और उमूमन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। देखिए ये बात याद रखिए, ज़कात का निज़ाम शरीयत ने असल में हुकूमत पर रखा है, इंडिविजुअल पर नहीं है। हुकूमत की ज़िम्मेदारियों में से, जैसे जंग करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, कौम के और इज्तिमाई निज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, आवाम की नहीं है। ज़कात वसूल करना और उसको सही मुस्तहिक तक पहुँचाना, ये दोनों हुकूमत की असासी ज़िम्मेदारियों में है। जितनी 800 साल इस्लामी हुकूमतों का गुजरा, उसमें हुकूमत के हाथ में था ये काम। सहाबा के वक्त में भी आपने वो मशहूर किस्सा सुना होगा कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने जब आमिलीन ज़कात को ज़कात वसूल करने के लिए भेजा तो इनकार किया कि हम ज़कात नहीं अदा करेंगे। तो हज़रत अबू बकर ने कहा मैं इनसे लड़ाई करूँगा, क्योंकि जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करता है मेरे नज़दीक उसमें कोई फ़र्क नहीं, दोनों बराबर दर्जे के गैर मुस्लिम हैं। तो ये निज़ाम ज़कात का हुकूमत पर होता है। इसीलिए ज़कात के जो 8 मसरफ़ हैं उसमें एक आमिलीन ज़कात भी हैं, यानी वो लोग जो हुकूमत की तरफ से ज़कात वसूल करने जाएंगे उनको भी ज़कात लगती है, हुकूमत ही अदा करेगी, उनकी कोई शरह बना देगी, वो ज़कात के मुस्तहिक भी हैं। अब चूँकि मामला ऐसा ख़राब हो गया कि हुकूमतों में से इस्लाम का नाम तो रहा और नारा तो रहा, इस्लाम की हकीकत निकल गई, कहीं इस्लाम आया भी तो कोई नया वर्जन, हर आदमी ने अपना वर्जन देना शुरू किया। अगर हुकूमत के हाथ में ये काम हो तो जितनी ऑर्गेनाइज अंदाज से ये ज़कात अदा हो सकती, अभी भी जितनी ज़कात निकल रही है, इससे अक्सर हमारे माली मसाइल जो मुल्क के हैं वो हल हो सकते हैं। लेकिन मसला ये हुआ कि उलमा ने बहुत लंबी मेहनत करके आज से तकरीबन 20 साल पहले 1990 के लगभग ज़कात का निज़ाम हुकूमत को दिया। ज़ियाउल हक़ साहब मुखलिस भी थे, उन्होंने नाफिज़ भी किया। लेकिन ज़ाहिर है एक आदमी के मुखलिस होने से क्या होता है, जब पूरा आवे का आवा बिगड़ा हो। तो वो ये हुआ कि ज़कात एक तो वसूल होने का निज़ाम सही नहीं बना, हमारे लोगों ने डंडियाँ मारनी शुरू की, कोई अपने आप को शिया लिखवाता, कोई क्या करता गया, ज़कात ना कटे, कोई सारा माल निकाल लेता ज़कात की डेट पर, फिर उनका अब क्या करें। और उसके बाद जब ज़कात ख़र्च करने का निज़ाम बना तो कभी ज़कात आपकी मज़ार पर लग रही है जाके, कभी ज़कात के माल से मंदिर बनाए जा रहे हैं माशाल्लाह कि मंदिर मुसलमान तोड़ दिया अब ज़कात के माल से बनाएंगे, कभी वो वज़ीरों की सरकारी विज़िट पर लग रहा है कि ये भी ज़कात है, कभी गद्दी नशीनों पर लग रहा है, तो ज़कात ऐसे लगनी शुरू हो गई। फिर उलमा ने इस वक्त कहा कि भाई अब आप हुकूमत को ज़कात ना दीजिए, क्योंकि ज़कात तो मुस्तहिक़ीन गरीबों तक जानी चाहिए, ऐसा मामला हो तो फिर ना दीजिए। लेकिन आज भी हुकूमत अगर थोड़ी सी खैर खाही करे, हुकूमत के पास सारे आदाद व शुमार हैं, टैक्स के निज़ाम में उन्होंने सारे हेड्स बनाए हैं, हर आदमी के एसेट्स की तफसीलात हैं, टैक्स नेट है, अगर ज़कात वसूल करना चाहें तो टैक्स लगाने से बहुत ज़्यादा आसान है ज़कात लगाना और वसूल करना। और एक काम को अगर आप सही ऑर्गेनाइज़ करें तो वो पूरी वो जो तकसीम होगा उसका नफ़ा बहुत ज़्यादा होगा। आपके पास 10-20 लकड़ियाँ, आप उसको ऐसे लगा दें, आप छत पे नहीं चढ़ सकते, वो 10 लकड़ियों को आप सही तरह लगाएं, एक सीढ़ी बन जाएगी, आप आसमान पे चढ़ सकते हैं, अपनी बहुत लंबी दीवार पे आप चढ़ सकते हैं। यही वहाँ है कि अगर ज़कात को ऑर्गेनाइज़ किया जाए तो सही लग जाए। अभी हमारे लोग पता नहीं कहाँ फेंक के आ जाते हैं, कितनी जगह गलत लग जाती है। अक्सर हजरात का ये है कि तहकीक नहीं करते, बस जो ताल्लुक़ वाला हुआ, जो ज़रा अच्छा आदमी लगा, अच्छे मीठे बोल दिए, जिसने अपनी एडवर्टाइजमेंट अच्छी की, बस उसको ज़कात दे के आगे हमारी सर से उतर गई। सर से उतारने वाला काम हो जाता है। ये थोड़े आदाद व शुमार बताए गए। पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार जो GDP है पाकिस्तान का, वो तकरीबन 2009 तक 160 बल्कि 161 अरब डॉलर बन गया। अब पर कैपिटा यानी फ़ी फ़र्दी तकसीम के एतबार से ये $2600 फ़ी कस है, यानी $2600 एक आदमी की इनकम बनी है। उसके हिसाब से कितनी बड़ी ज़कात पूरे माशरे में निकल सकती है और निकलती है, अगर वो सही तरह लगे तो कितना अच्छा नतीजा निकलेगा। जी आगे चलें, नेक्स्ट स्लाइड, आगे चलें। अब आ जाते हैं हम कि ज़कात के अहकाम। अमवाल ज़कात क्या हैं?
अमवाल ज़कात का मतलब ये है हमारा कि ज़कातेबल एसेट्स कितने हैं। एसेट्स की बहुत ज़्यादा किस्में आपके असासों की, कौन से असासे वो हैं जिस पर ज़कात लगेगी। तो वो मैंने अर्ज़ किया शरीयत की मेहरबानी और अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ने सिर्फ 4 किस्म के असासों पर ज़कात लगाई है। नंबर 1, सोना किसी भी शक्ल में हो, किसी भी मकसद के लिए हो, जेवर, बर्तन, आराइशी अशिया। किसी भी मकसद के लिए इसलिए कहा कि इसमें अइम्मा में इख्तिलाफ़ है। बाज़ अइम्मा किराम ये फरमाते हैं कि जेवर, इस्तेमाली जेवर पर ज़कात नहीं है, जबकि बाज़ अइम्मा जिसमें इमाम अबू हनीफ़ा भी हैं वो फरमाते हैं इस्तेमाली जेवर पर भी ज़कात है और उसके दलाइल बड़े मजबूत हैं। तो अगर कोई शाफ़ी होगा तो वो नहीं अदा करेगा, यानी शाफ़ी जो है वो या हम्बली होगा तो वो जो जेवर इस्तेमाल करती हैं औरतें उस पर ज़कात उसकी नहीं आएगी, हनफ़ी की आएगी। नंबर 2, चांदी किसी भी शक्ल के लिए हो और किसी भी मकसद के लिए हो, इसमें भी वही तफसील है जो सोने में है। नंबर 3, नकदी, कैश, किसी भी शक्ल में, किसी भी मकसद में, मसलन बैंक में हो, मुस्तकबिल के खरायात की रखा हो, बॉन्ड्स की शक्ल में हो, शेयर की शक्ल में हो, इन्वेस्टमेंट्स में हो, पार्टनरशिप शेयर हो, कुछ भी शक्ल हो आपकी, आपके प्रोविडेंट फंड में लगा हुआ है, आपने कहीं और इस तरह के लगाए हुए, कैश की जितनी शक्लें हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। नंबर 4, माल तिजारत, आपकी इन्वेंट्री, यानी कोई भी चीज़ जिसको आगे बेचने की गर्ज से ख़ुद लिया हो और ज़कात वाले दिन तक ये नीयत बरकरार हो। अब ये बात समझें ज़रा, माल तिजारत हम किसको कहेंगे? पहली बात तो याद रखें, जिसको बेचना है वो माल तिजारत है। जिसको आपने रख कर कोई उसके ज़रिए मैन्युफैक्चरिंग करनी है, जिसको रख कर आपने उसके ज़रिए कोई काम चलाना है, वो माल तिजारत नहीं है। यानी जिसको हम कहते हैं बेचने के लिए आगे, वो वही माल तिजारत बनेगा। दूसरी बात यह है कि माल तिजारत वो कहलाएगा जिसको ख़रीदते वक्त नीयत बेचने की हो। यानी मैंने एक गाड़ी ख़रीदी, अब मेरी बेचने की नीयत नहीं है, 2 साल बाद मुझे ख्याल है यार इसको चलो बेच देना चाहिए, ये माल तिजारत नहीं है। ख़रीदते वक्त मेरी नीयत है इसको ट्रेड करने की। दूसरी शर्त यहाँ ये लिखी है कि वो नीयत अब तक बरकरार हो। अगर नीयत बरकरार नहीं है फिर भी वो माल तिजारत नहीं है। मिसाल, मैंने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी, मेरा ये ख्याल था यार इसको बेचने के लिए ख़रीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। 1 साल बाद मेरा ख्याल बदल गया कि नहीं यार इसको तो रख लेते हैं, इसको काम आएगा, मैं घर बनाऊंगा या अपने बीवी बच्चों में किसी को दे दूंगा। अब जब मेरा ख्याल बदल गया, अब इस पर ज़कात नहीं आएगी। ठीक है, हो गया 1 साल तक मेरा ख्याल रहा ज़कात नहीं अदा करनी। 1 साल बाद फिर तीसरे साल मेरा ख्याल है अब इसको बेचना चाहिए, अब इस पर ज़कात नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो बेचने की नीयत है वो कंटिन्यूस रहनी चाहिए। अगर आपकी बेचने की नीयत कहीं टूट गई तो ये माल ज़कात नहीं रहा, चाहे बाद में फिर आपकी नीयत बन गई। शरीयत की कितनी रहमत है कि आपको बिल्कुल अलग कर दिया कि जो यानी मतलब ये हुआ जो खालिस किसी का पेशा है आम तौर पर उसी पे ज़कात आ रही, जिसके जो रनिंग आइटम है, ताकि उससे वो चूँकि कमा रहा है और मुस्तकिल कमाई का ज़रिया है, अब उसमें से वो ख़ुद तो कितने 5, 10, 20% प्रॉफिट कमाएगा साल का, चलो 2.5% गरीबों को भी दे दे। ज़कात के लाजिम होने की शराइत, ज़कात किस पर लाजिम है? ये वही शराइत हैं जो बुनियादी अहलियत की होती हैं किसी के ऊपर। शरीयत में हर चीज़ के लिए किसी के ऊपर अहलियत है, कॉम्पिटेंसी यानी कैपेसिटी उसमें है कि नहीं। जैसे रोज़ा है, इसकी कैपेसिटी है, नमाज है, कैपेसिटी है, किस आदमी पर होगी। हज है, उसकी कैपेसिटी है, किस पर हज होगी। इसी तरह ज़कात में भी उसकी अहलियत है। नंबर 1, आकिल बालिग। ज़ाहिर है शरीयत का कोई हुक्म उस वक्त तक लागू नहीं होता जब तक आदमी आकिल बालिग नहीं होता। बालिग होने की उम्र शरीयत में मुकर्रर नहीं है, बात याद रखें। अलामात हैं, हाँ, अलामात अगर ज़ाहिर ना हो तो लड़का 15 साल या 16 साल की उम्र तक और लड़की 14 से 15 साल की उम्र तक उसको बालिग कहा जाएगा। नंबर 2, निसाब का मालिक होना। निसाब क्या है? यानी ज़कात का जो स्टैंडर्ड है वो आगे आ रहा है। नंबर 3, निसाब है ज़कात पर 1 साल भी गुजर जाए, यानी सिर्फ निसाब के बकदर पैसे ना हो, निसाब के बकदर पैसे आएँ और उस पर साल गुजर जाए। ये भी शरीयत की रहमत है कि आदमी अपने माल से साल भर नफ़ा कमा ले। अब शरीयत कहती अब गरीबों को दो। नंबर 4, ज़कात हर साल लाजिम होती है। टैक्स की तरह एक मरतबा अदा करने से इंसान हमेशा के लिए बरी ज़िम्मा नहीं हो जाता। नंबर 5, ज़कात मौजूदा बाज़ार की कीमत के लिहाज से वाजिब होती है, ख्वाह मौजूदा बाज़ारी कीमत ख़रीद से कम हो या ज़्यादा हो। नेक्स्ट, यानी मार्केट प्राइस आपको देखनी है, कॉस्ट प्राइस भी नहीं देखनी, कोई और प्राइस भी नहीं देखनी, जिस प्राइस पर मार्केट प्राइस है। और मार्केट प्राइस का मतलब भी अभी, यानी आपने ज़कात का हिसाब फ़र्ज़ कीजिए लगाते हैं आप पहली रमज़ान को,
आपके पास बहुत सारा माल पड़ा है, बाज़ माल अभी फ़ौरी बिक सकता है, बाज़ फ़ौरी नहीं बिक सकता, लेकिन आप जो हिसाब लगाएंगे वो ये कि मेरा सारा माल अगर मैं आज बेचूं तो इसकी बल्क होलसेल कीमत क्या लगेगी। अच्छा, ये भी आप देखिए कैसी रहमत की बात है, अगर मैं रिटेल बेचता हूँ तो महंगा लगेगा ना, अगर मैं होलसेल बेचता हूँ सस्ता लगेगा, तो सस्ती प्राइस लगाएं आप। यानी आप बल्क में अभी जिसको बेचते हैं सारा माल एक दफ़ा में अगर आप बेचते हैं तो कितने का बिकेगा, वो एक दरमियानी सी आपने कीमत लगानी है और वो ज़कात की कीमत बनेगी। जी अगली स्लाइड पे आ जाए। अच्छा जी, माली तिजारत के मुतालिक चंद बातें ज़हन नशीन रखने की हैं, मैं ज़बानी आपसे बता देता हूँ। ये वही बात है कि जो मैं बता चुका हूँ कि ख़रीदने के वक्त बेचने की नीयत हो और वो नीयत अब तक बरकरार हो। अब ये नीयत चाहे उन चीज़ों में जिसमें आप मुस्तकिल तिजारत करते हैं, चाहे वो आपका साइड बिज़नेस हो। मसलन किसी आदमी को शौक़ है, शौकिया तौर पर वो परिंदे ख़रीदता है, परिंदे बेचता है, या पेंटिंग्स लेता है बेचता है, या उसका गाड़ियाँ ख़रीदता है, ये शौक़ है, उसका असल बिज़नेस नहीं है, लेकिन ये शौक़ उसका है बेचने के लिए ही, तो इस पर भी ज़कात आएगी, क्योंकि ख़रीदने के वक्त से बेचने के वक्त तक उसकी नीयत उस बेचने की नीयत थी, कभी वो नीयत ख़त्म नहीं हुई, रखने की नीयत नहीं बनी उसकी। निसाब ज़कात पर आ जाएं। अभी हमने बात की थी निसाब ज़कात क्या होता है। तो निसाब ज़कात का मतलब वो मिक़दार जिस पर ज़कात के मुख्तलिफ़ अहकाम जारी होते हैं। यानी शरीयत ने, आप ये समझिए कि किसी के मालदार होने का एक मेयार बनाए। जैसे आज दुनिया में एक पॉवर्टी लेवल है कि अमीर किस आदमी को कहा जाएगा और गरीब किसको कहा जाएगा, उसकी एक लाइन बनाई हुई है। आजकल वो 12,000 रुपये कुछ बनती है पाकिस्तानी के हिसाब से, मेरा ख्याल है कि उससे नीचे जिसके पास पैसे हों वो गरीब है, उससे ऊपर हो तो अमीर है। शरीयत ने अपना एक मेयार बनाए कि इससे ज़्यादा जिसके पास पैसे हों वो अमीर है, इससे कम जिसके पर पैसे हों वो गरीब है, ज़्यादा जिसके पास पैसे हों वो ज़कात अदा करेगा, इससे कम जिसके पास पैसे हों वो ज़कात वसूल करेगा, जो दरमियान में हो वो ना ज़कात अदा करेगा ना ज़कात वसूल करेगा। वो शरीयत ने निसाब दो चीज़ों को करार दिया है, एक सोना एक चांदी, गोल्ड स्टैंडर्ड सिल्वर स्टैंडर्ड। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में एज अ करेंसी ट्रीट करने के लिए जो चीज़ें बनाई हैं वो सोना चांदी है, यानी मिजाज है। और अल्लाह ताला ने, जिसको हम कहते हैं समन खिलकी, बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह ने जिस चीज़ को बंदों के लिए करेंसी समझा है और अल्लाह के नबी ने और इस्लामी मिजाज ने, वो गोल्ड और सिल्वर है। और ये चीज़ ऐसी है कि अगर आपने सोना और चांदी को अपना निसाब बनाया हुआ है और अपनी करेंसी बनाया हुआ है तो आपको इन्फ्लेशन वगैरह के मसले कभी नहीं होंगे। करेंसी छत पे चढ़ गई, करेंसी गिर गई, और हमारे ताजिर सुबह शाम रात परेशान है, रात सोने से पहले डॉलर का रेट क्या चल रहा है भाई, यूरो क्या हो गया, दुबई क्या हो गया, सुबह उठ के नमाज़ पढ़ने से पहले पहले भाई क्या हो गया, करेंसी क्या हो गई, डॉलर क्या चढ़ गया, ऊपर नीचे टीटी करा दी। अब चढ़ गया तो फिर भी परेशान हो रहा है, और घट गया फिर भी परेशान हो रहा है, यार मैंने तो टीटी करानी थी, पैसे जमा कराने थे, डॉलर का रेट बढ़ गया, ये मसला हो रहा है। और ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया तो पूरी इकनॉमी फट गई आपकी और मसला पड़ गया। ये सोना चांदी क्योंकि एक हकीकी चीज़ है, किसी के हाथ में नहीं है, लिहाजा वो शरीयत ने उसको बनाया है। लिहाजा ये दो चीज़ें हैं। अब सोने का मेयार क्या रखा है शरीयत ने? 7.5 तोला चांदी, यानी 87.479 ग्राम सोना, ये शरीयत ने मेयार रखा है कि ये ज़कात का जो निसाब है सोने में वो ये है 7.5 तोला सोना। चांदी में क्या है? 52.5 तोला चांदी, ये बन जाता है 612 ग्राम चांदी। ये है निसाब ज़कात का। अब इसके ऊपर हम देखेंगे कि किसके पास ये सोना है, किसके पास नहीं है, कितना है, उसके ऊपर ज़कात के होने ना होने का फ़ैसला होगा। आगे चलिए जी। अच्छा, अब निसाब फिर दो किस्म का। नंबर एक वो निसाब है जिसके ज़रिए ज़कात के लाजिम होने ना होने का फ़ैसला किया जाता है। इस पर ज़कात आएगी कि नहीं आएगी, मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है कि नहीं है, उसका फ़ैसला किया जाएगा। दूसरा निसाब वो है जिसके ज़रिए ज़कात लेने के लिए मुस्तहिक होने ना होने का फ़ैसला किया जाता है। अब इसको समझें ज़रा। अगर मैंने ये देखना है मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है कि नहीं, मैंने अदा करनी का नहीं, तो मुझे 4 माल देखने अपने। अभी बात आई थी ना, अमवाले ज़कात कितने हैं? 4। ये बात आपने याद रखनी है। अमवाले ज़कात कितने हैं? 4। ज़कातेबल एसेट 4 हैं, सोना चांदी माल तिजारत कैश। मैं इन चारों को मिलाकर देखूंगा कि ये 52.5 तोला चांदी की मिक़दार को पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। फ़र्ज़ कीजिए आज 52.5 तोला चांदी की मिक़दार है 50,000 रुपये, मुझे आज का करंट याद नहीं, इसी के आगे पीछे चलता रहता है।
तो मैं ये देखूंगा कि मैं अपना कैश ऐड करूंगा, अपना सोना जो मेरे पास है उसकी कीमत, चांदी की कीमत और मेरी जितनी इन्वेंट्री है उसकी मैं मार्केट प्राइस लगाऊंगा। अब देखूंगा मेरा 50,000 से ऊपर बनता है, अगर बनता है तो मैं ज़कात अदा करूंगा, नहीं बनता तो मैं ज़कात नहीं अदा करूंगा कर्ज़ को निकाल कर। दूसरी किस्म का निसाब है ज़कात लेने के लिए। मैं गरीब हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं ज़कात वसूल कर सकता हूँ कि नहीं, तो मैं 5 माल लगाऊंगा, फिर एक माल इजाफी बढ़ जाएगा और वो है ज़रूरत से ज़ायद माल। मेरा सोना, मेरी चांदी, मेरा कैश, मेरा माल तिजारत और मेरे पास वो माल जो मेरी ज़रूरत का नहीं है। इन पाँचों की मैं वैल्यू लगा के देखूंगा कि ये निसाब के मुताबिक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। अगर ये पाँचों निसाब मिलाकर 50,000 से कम है तो मैं ज़कात वसूल कर सकता हूँ। अगर ये पाँचों मिलाकर ज़कात निसाब से ज़्यादा है तो मैं ज़कात वसूल नहीं कर सकता। 2 किस्म के लोग हो गए। एक तीसरा आदमी भी आ जाएगा बीच में जो ना ज़कात दे सकता है ना वसूल कर सकता है, कि जिसका ज़रूरत से ज़ायद माल 5 माल जब वो मिलाता है तो 50,000 से ज़्यादा बन जाता है और जब वो 4 माल मिलाता है तो 50,000 से कम बन जाता है, तो ना ज़कात देगा ना वसूल करेगा। 3 हो गए। इसकी तकसीम ऐसी आएगी, आगे चलें जी। तीन किस्म के आदमी बन जाएंगे। नंबर 1 गनी, जिसको शरीयत कहेगी गनी, अमीर। वो शख्स जिसके पास ज़कात देने का निसाब हो, इस पर साल गुजर जाए। साल गुजरना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है, ये आमतौर पे ख़वातीन के साथ होता है। एक औरत की शादी हुई आज 6 अगस्त को फ़र्ज़ करें, अब 6 अगस्त को वो मालदार बन गई है, तो इसको 6 अगस्त भी नहीं कहना चाहिए, इस्लामी तारीख लगानी चाहिए। फ़र्ज़ करें पहली शाबान। मैं रमज़ान इसलिए नहीं कह रहा कि लोगों में जो ये तसव्वुर है कि रमज़ान ही में ज़कात का हिसाब करी जाए, ये गलत है। अब मिसाल से समझे, पहली शाबान को एक खातून की शादी हुई, उसको सोना मिला, उसको महर मिला, वो मालदार हो गई और उसके पास निसाब से ज़्यादा माल आ गया, 4 माल मिलाकर। अब जब उस पर अगले साल की पहली शाबान आएगी, अब इस पर ज़कात फ़र्ज़ है और अब हर साल सारी ज़िंदगी उसे अपनी ज़कात का हिसाब करना है पहली शाबान ही को। अगर वो रमज़ान में हिसाब करेगी तो गलत हिसाब होगा, या ज़कात कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, वो गले पर आ जाएगी। लिहाजा ये याद रखना है किसी आदमी को कि मैं किस दिन मालदार बना हूँ, मेरे पास ये 4 किस्म के माल ज़कातेबल एसेट मेरे निसाब के मुताबिक, ज़कात के स्टैंडर्ड के मुताबिक किस दिन बने हैं और उस पर साल जिस दिन गुजरा है, फिर सारी ज़िंदगी उसी तारीख को हिसाब करना है। ज़कात अदा आप सारे साल करते रहिए। सारा साल जब भी आप मुस्तहिक देखें, कोई जगह देखें, तो आप सारे साल ज़कात अदा करते रहिए। हिसाब आपको एक दिन करना है, वो आखिर में मैं बताऊँगा वो कैसे करना है। नंबर 2 मुतवस्सित, वो शख्स जिसके पास ना ज़कात देने का है ना लेने का। नंबर 3 फ़कीर या हाजतमंद, वो शख्स जो मुस्तहिक के ज़कात हो। जी, अब आ जाइए कारोबार की जदीद शक्लें। कारोबार की शक्लों में आजकल 3 किस्म के ट्रेड चलते हैं। नंबर 1 खिदमात, जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, तालीम, सेहत, कानूनी खिदमात, कंसल्टेंसी और भी सर्विसेज। तो जो आदमी, अब सर्विसेज पहली वैसी नहीं रही कि एक आदमी है और आपने उसको प्लम्बर को बुलाया, घर बुलाकर उसने आपका नल सही कर दिया, आपका गीज़र, ऐसा नहीं रहा। अब ये सर्विसेज अरबों का कारोबार बन गया है। तो एक कंपनी है जो करोड़ों की सर्विसेज देती है, वो ज़कात कैसे अदा करेगी? नंबर 2 तिजारत, ट्रेड सेक्टर। इसमें छोटा बड़ा कारोबार, शॉपिंग प्लाज़ों का कारोबार। एक आदमी कंस्ट्रक्शन करता है, बड़ी बड़ी घर बनाता है, शॉपिंग प्लाजा बनाता है, बेचता है, उसके अंदर दुकानें रेंट पर दी हुई हैं। मंडियों का कारोबार, मुख्तलिफ मंडियाँ। आड़त का काम जो आदमी कर रहा है, आड़ती कर रहा है, यानी मिडिल मैन बन रहा है, वो क्या बनेगा? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वगैरह। नंबर 3 इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये भी पहले नहीं था इतना। इंडस्ट्रियल सनती इनकलाब जो आया है, इंडस्ट्रियल रिवोलाइजेशन, उसके बाद ये ज़्यादा हो गया है। हर किस्म का पैदावारी काम, सनत, टेक्सटाइल का सेक्टर, चमड़े की सनत, प्रोडक्शन और वैल्यू एडिड सेक्टर, नेचुरल और लिविस सर्विस सेक्टर, ऑयल सेक्टर वगैरह। ये जो सेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी अलग अलग मैं नहीं बताऊँगा आपको। मैं जो मजमूई बात बताऊँगा उससे इन सब का मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का ऐसा मसला हो कि उसका कोई ख़ास अलग किस्म की ट्रेड है, उसमें कोई अलग मुश्किल है, उसको अलग पूछना पड़ेगा। यानी किसी का कारोबार ऐसा है, उसकी ख़ास नौयत है, तो उसको मुफ्ती से पूछना चाहिए, भाई मेरा ये मसला है, अब इस ख़ास मसले में मैं ज़कात कैसे अदा करूँगा, वो अलग पूछ ले। आगे चलें जी। खदमात का सेक्टर। खदमात की फ़राहमी के शोबे 2 तरह से हैं। नंबर 1 सिर्फ़ खदमात फ़राहम की जाती हैं, किसी किस्म की ज़ेली फ़रोख्त नहीं होती। एक आदमी सिर्फ जा रहा है और वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, कंसल्टेंसी करता है, ट्रेनिंग कोर्सेज कराता है, बस ये करता है, इस पर ज़कात नहीं है।
क्यों? वो ज़कात की इन्वेंट्री नहीं बनी। इंसान के ऊपर ज़कात नहीं लगती, हमने कहा ज़कात माल के ऊपर लगती है, तो माल है नहीं, चाहे वो करोड़ों कमा रहा है, उसकी ये काम करने पर, ट्रेनिंग कराने पर, जाकर लेक्चर देने पर, या वो कोई कील वील लगाने पर जो भी कर रहा है, वो उस पर ज़कात नहीं आ रही। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, वो जाकर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर सही कर सकता है, उस पर नहीं है। नंबर 2, दूसरा तरीका खिदमात की फराहमी के साथ ज़ेली फ़रोख्त भी होती है। अब ये तरीका ज़्यादा चलता है आजकल। गाड़ियों की सर्विस करने वाले सर्विस के साथ पार्ट्स भी लगाते हैं, जिसकी वो अलग से कीमत लगते हैं, अलग से कीमत लेते हैं। अगर कोई खिदमात की फराहमी का इदारा खिदमात फराहम करता है और साथ ज़ेली फ़रोख्त भी करता है तो उस पर ज़कात उसकी सिर्फ उन अशिया पर आएगी जिसे वो फ़रोख्त कर रहा है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी सॉफ्टवेयर बेचती है, एक सॉफ्टवेयर वो 5 लाख का बेचती है। अब वो जो सॉफ्टवेयर बेच रही है, वो जितने वो सॉफ्टवेयर पर ज़कात आएगी, जितने सॉफ्टवेयर वो साल में बेच रही है, जितने रखे हैं करने, उस पर ज़कात आएगी। अब वो साथ में खिदमात दे रही है कि मैं आपको 1 साल की सर्विस दूंगा, उस पर ज़कात नहीं आएगी। या वो जाकर किसी को मेंटेनेंस कर रहा है, उसकी फ़ीस ले रहा है, सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाता है, अपग्रेडेशन कर रहा है, उसकी फ़ीस ले रहा है, उस पर ज़कात नहीं आएगी। पार्ट्स में भी ऐसी मसला है, पार्ट्स बेच रहा है, साथ में कहता है मैं रिपेयर भी करके दूंगा, तो जो बेच रहा है उस पर ज़कात आएगी, जो खिदमात दे रहा है उस पर ज़कात नहीं आएगी। आगे चलिए जी। तिजारत करने वाले अफराद के पास 2 तरह के असासे होते हैं। ट्रेड पर आ जाएं आप। फिक्स एसेट और इन्वेंट्री। फिक्स एसेट पर मैंने आपको अर्ज़ किया ज़कात नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। चाहे आपके पास अरबों का है, मशीनरी लगी है, फैक्ट्री लगी है, और आपने टूल्स हैं, गैजेट्स हैं, इन पर आपकी ज़कात नहीं आ रही। इन्वेंट्री पर ज़कात आ रही है, यानी इसको हम रनिंग कह सकते हैं। फ़िक्स एसेट पर ज़कात नहीं है, मसलन दुकान, शोरूम, गोदाम, फर्नीचर, मुख्तलिफ़ किस्म की बिजली के आलात वगैरह वगैरह। माल तिजारत 2 किस्म का है। नंबर 1, आम काबिल फ़रोख्त सामान, रनिंग स्टॉक, यानी वो जो सामान आता जाता है और तेज़ी से फ़रोख्त हो रहा है, उसकी तो बात वाज़ेह है। नंबर 2, फंसा हुआ सामान, जिसे डेड स्टॉक कहा जाता है, यानी वो सामान जो फ़रोख्त नहीं होता अपना, और कभी तो ख़राब होने की वजह से फ़रोख्त नहीं होता, कभी रिवाज ख़त्म होने की वजह से, कभी ख़राब हो गया फ़रोख्त नहीं होगा, कभी आपने एक माल बनाया, उसकी डिमांड बहुत थी, या किसी कस्टमर की डिमांड पे मंगवाया, वो भाग गया, अब आप क्या करेंगे उसका? तो इसका क्या होगा? जो डेड स्टॉक है, तो डेड स्टॉक फिर 2 किस्म का है। नंबर 1 कि जिसको आपको फेंकना है, ऐसा ख़राब हो गया अब आप फेंक सकते हैं। साबित भाई का होता होगा मसला बहुत दफ़ा कि खाना बच गया, उसको क्या करना है? फेंकना है, उस पर ज़कात नहीं आएगी। फेंकना है या खैरात करना है, तो उस पर तो ज़कात नहीं आएगी। दूसरा वो डेड स्टॉक है जिसकी कुछ कीमत तो लगेगी, आम तौर पर वो बिकता है आपका 10 लाख का, लेकिन अब आप उसको फेंकने के दामों में 1 लाख में, 50,000 में बेच सकते हैं, तो वो उसकी 50,000 कीमत आएगी। आगे चलें, आगे चलें। अच्छा, ये बात आगे, कीमत फ़रोख्त से मुराद होलसेल कीमत है। जब कोई कभी भी उसकी कीमत ना लग रही हो आपको कि यार कस्टमर आया था 25 लाख का, अब तो कोई इसको 10 लाख में भी, 5 लाख में भी नहीं ख़रीद रहा, अब भी आप ज़कात निकालें। वो कैसे निकालें? उस मार्केट की इल्म रखने वाले 2 आदमियों से उसकी कीमत लगाएं। ये कुरान में मेयार बताए कि कुरान में जब कीमत ना लग रही हो किसी चीज़ की, तो ये मेयार बनाए, ज़ा अदलिम मिनकुम, 2 दयानतदार, समझदार, उस पेशे से वाबस्ता आदमियों से आप अपनी उस चीज़ की कीमत लगवा लीजिए, उस कीमत के मुताबिक उसकी ज़कात अदा कर दीजिए। आगे चलें जी। ये ट्रेड का काम पूरा हो गया, जो कारोबार पर ज़कात आ रही है उसका काम पूरा हो गया। इसकी कुछ तफसील में आगे आखिर में आपको बताऊंगा, जो अमली तौर पर एक वर्कशीट में आपको दिखाऊंगा जो बहुत आसान है, ज़कात अदा करने की सारी डिटेल उसमें आई है। सनती इदारों में माल तिजारत 3 तरह का होता है। ख़ाम माल, रॉ मटीरियल, तैयार माल, फिनिश गुड्स, और ज़ेर तकमील माल, वर्क इन प्रोसेस। ये चलता रहता है, कि मतलब ये है कि आप पहली रमज़ान को ज़कात अदा कर रहे हैं, अब इस दिन आपकी फैक्ट्री में माल बन भी रहा है, ख़ाम माल भी पड़ा है, माल तैयार भी हो चुका है, तीनों मालों की कीमत कैसे लगानी है आपको। आगे चलें। इन तीनों किस्म के अमवाल तिजारत में ज़कात की तफसील ये है। ख़ाम माल को लागत यानी कॉस्ट प्राइस पर फ़रोख्त किया जाएगा। सीधी बात है, आपने लकड़ी ख़रीदी हुई है, लोहा ख़रीदा हुआ है, प्लास्टिक ख़रीदा हुआ है, दाना ख़रीदा हुआ है, उस पर जो जिस कीमत ख़रीदा है उसकी वो कीमत लगा दीजिए, या कम से कम वो लकड़ी की आज जो कीमत फ़रोख्त है अगर आप वो मालूम कर सकते हैं उस पर लगा दें। आपने लकड़ी ख़रीदी थी 1 लाख की, अभी इस लकड़ी की मार्केट प्राइस है 2 लाख, तो आप 2 लाख पर ज़कात अदा कर दें।
लेकिन कॉस्ट प्राइस पर भी आप कर सकते हैं, आपको इख्तियार है। वर्क इन प्रोसेस की ज़कात कैसे अदा की जाएगी? यानी जो आपने लकड़ी या लोहे को आपने या प्लास्टिक को आपने डाल दिया फैक्ट्री में, अब वो चल रहा है, उस पर ज़कात क्या होगी? तो उसमें यह है कि रॉ मटेरियल प्लस कॉस्ट एक्रूड। रॉ मटेरियल की कीमत 1 लाख रॉ मटेरियल था, और उस पर आपकी जो कीमत लग चुकी है अब तक प्रोसेस चलाने में, जो आपकी जितनी कीमत लगी है, इनको मिलाकर इस पर ज़कात अदा की जाएगी। इसकी मिसाल इन्होंने लिखी है आगे कि आपने 100 रुपये की लकड़ी ख़रीदी, उसको आपने मिल में डाला बनाने के लिए, और उस पर अब तक 10 रुपये का काम हो चुका है, तो ज़कात आएगी कितने पर? 110 पर। यार आप भी तो कुछ थोड़ा बोले, मुझे पता लग रहा है सुन रहे कि नहीं, ऐसे तो माशाल्लाह। जो माल तैयार हो चुका है इसकी कीमत फ़रोख्त पर ज़कात लागू होगी, जैसा कि तिजारती माल के हवाले से गुजर चुका है। तो हमने तीनों चीज़ें देख ली, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और तैयार माल, तीनों पर ज़कात अलग अलग कैसे आएगी। जी, सनती इदारों में जो माल ख़राब वेस्टेज पड़ा हुआ है, इसकी भी कीमत फ़रोख्त लगाई जाएगी। इसको फ़रोख्त करने की नीयत हो, और अगर ज़ाया डम करने की नीयत, उस पर ज़कात नहीं होगी। बहुत सारे कपड़ा बनाने वाले ये करते हैं कि माल डिफेक्टेड हो जाए, उसका अलग से रैक बनाते हैं कि ये माल थोड़ा ख़राब है, इसको सस्ता बेचते हैं, तो ज़्यादा सस्ती कीमत लगेगी उसकी, जिस कीमत पर आप बेच रहे हैं। और अगर बिल्कुल फेंकना है आपने, तो फिर उसकी कीमत नहीं लगेगी। जी, यहाँ तक हमारी ज़कात अदा करने वाली तीनों सेक्टर्स की बात हमने पूरी कर दी, ख़दमात की भी, ट्रेड की भी, और इंडस्ट्री की भी, कि ज़कात अदा करने के बुनियादी उसूल क्या हैं। अब आ जाइए कर्ज़ के अहकाम। ज़ाहिर है आदमी तिजारत कर रहा होता है तो उस पर एक अच्छा भला कर्ज़ भी चढ़ा होता है, क्रेडिट होता है, या आपने कर्ज़ किसी को दिया होता है, तो इस पर क्या मामला होगा? 2 तरह के हैं कर्ज़, नंबर 1 लोन, नंबर 2 क्रेडिट। लोन का मतलब आप पैसा किसी को उधार दें, लोन है। अच्छा, बैंक को जो दिया हुआ लोन, वो लोन नहीं है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। वो लोन नहीं है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, लिहाजा उसको ख्याल करना है, लोन में ट्रीट नहीं करना। क्रेडिट उधार पर दिया है, ज़ाहिर है उधार पर माल बेचा हुआ है। अब आज पहली शाबान आ गई तो मेरे पास कुल असासे 1 करोड़ के हैं, और मैंने लोगों से 10 लाख वसूल करना है, तो इसको क्या, या 10 लाख मैंने अदा करना है, 10 लाख मैंने अदा करना है, तो ये ज़ाहिर है मेरी लाइबिलिटी है। ये 2 किस्म के हैं फिर। नंबर 1 लाइफ डेबिट। अगर कर्ज़ या उधार मिलने की उम्मीद गालिब है लेकिन ताख़ीर हो रही है, तो इस पर भी ज़कात होगी। मैंने लोगों से 10 लाख लेना है, तो ये 10 लाख मेरा एसेट है ना, अकाउंटिंग में भी मेरा एसेट है, ज़ाहिर है, तो ये मेरे एसेट में आ रहा है, लिहाजा इस पर मैं ज़कात अदा करूँगा। शर्त क्या है? मिलने की गालिब उम्मीद है। यानी एक तो यह ना कि एक आदमी ने देना था, मुझे आज पैसे देने थे, 10 दिन बाद नहीं दे रहा, महीने बाद दे, लेकिन मुझे पता है यार चलो महीने बाद नहीं, 2-3 महीने बाद ये दे देगा। ये पार्टी भागने वाली नहीं है, देर करता है। आम चूँकि बेचारा पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में पैदा हुआ, वही मेंटालिटी आई है, मुसलमान बना नहीं है, मुसलमान की तिजारत पड़ी नहीं, अभी क्या करें। नमाज तो पढ़ ली बेचारे ने, दाढ़ी भी रख ली थोड़ा, लेकिन पूरा मुसलमान बना नहीं है, सीखना नहीं शुरू किया। ये बेचारा ऐसे करता है, आज की बात करता है, तो इसके आज से मुराद इसका 10 दिन बाद होता है, किसी का महीने बाद होता है, दे देगा, इस पर ज़कात आएगी। इसको आप अपने एसेट में ट्रीट करेंगे। फ़ारूक साहब बैठे हैं, वो परेशान होते हैं, समझते हैं कि यार हमारे मुसलमानों को देखो यार, आज की बात किए 6 महीने हो गए, अभी तक पैसे नहीं दे रहे। तो हर एक के साथ मसला है, हम लोग के साथ भी ये मसला है। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। नंबर 2 बैड डेट। बैड डेट तकरीबन वही है जिसको हम अकाउंटिंग में बैड डेट कहते हैं, यानी जिसके मिलने की उम्मीद आपको ख़त्म हो जाए, मौहूम सी उम्मीद हो। इसकी तारीफ़ ये लिखी है कि अगर कर्ज़ फंस गया है और मिलने की उम्मीद कम है तो इस पर ज़कात नहीं, यानी मिलने की उम्मीद आपको बहुत कम है, ज़कात नहीं है। जब वसूल होगा इसके बाद इस पर ज़कात आएगी, यानी वो एसेट्स में शुमार नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पर 2010 में मेरे बैड डेट फंसा हुआ है 1 लाख रुपए। अब 2011 आ गया, मुझे ज़कात नहीं आ रही, 2012 आ गया, ज़कात नहीं आ रही, 2013 आ गया, ज़कात नहीं आ रही। 2013 में वो बंदे को पता नहीं ख्याल आ गया, क्या आ गया, थोड़ा सा उसको कोई आखिरत की फ़िक्र आ गई, उसने दे दिया मुझे। अब जब दे दिया इसके बाद ज़कात आएगी, सही है ना जी। दूसरी इसके बरक्स एक नहीं, पिछली नहीं आएगी, बैड डेट पर आगे की ज़कात आएगी, पीछे की नहीं आएगी। इसके बरक्स जो लाइफ डेट है, मैंने कहा कि वो ताख़ीर कर रहा है, फ़र्ज़ करें उसने 2 साल ताख़ीर कर दी, लेकिन आपको 2 साल पता है कि 2 साल ये देगा। 2010 में वो लाइफ डेट था, ज़कात उसने नहीं दिया, 2011 में नहीं दिया,
2012 में दे दिया, आप पिछले 2 साल की ज़कात अदा करेंगे। अब वो ज़कात चाहे आप साथ साथ अदा करते रहें, 2010 में आप अदा कर दें, 2011 में, किया ये तो मिलना है, आना है, मेरे पास आना है, तो उसकी ज़कात आप अदा करते हैं। या आप अदा अगर नहीं करते तो जब आएगा तो पिछले सारे सालों की ज़कात आपको अदा करनी होगी। क्यों? क्योंकि ये ऐसा कर्ज था जिसके मिलने की आपको गालिब उम्मीद थी। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी कि शरीयत में ज़कात के लिहाज से कर्ज की 2 किस्में। जी, वो आपके अपने ऊपर है। गालिब जो है उसका आपको समझना अपने ऊपर है। देखें, आजकल दुनिया में हर चीज़ इतनी स्टैंडर्डाइज हो चुकी है कि अब अगर आप वो प्रॉपर स्टैंडर्ड पढ़ लेते हैं तो आपको उसमें शक शुबा नहीं रहना चाहिए। अकाउंटिंग का जो स्टैंडर्ड है, अगर हमारे जो अच्छे ताजिर हैं या बल्कि हर ताजिर, अगर आप अकाउंटिंग का प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो करके अपने सारे अकाउंट उसके मुताबिक बनाते हैं, आपको ज़कात के लिए कभी परेशानी नहीं होगी, सारी चीज़ें सेट। अगर आप नहीं करते तो फिर आपको मसला रहेगा। आप वो कच्चा खाता चलाते हैं या वो टैक्स बचाने के लिए जो हम ऊपर नीचे करते हैं या 6-8 आगे पीछे करते हैं, तो फिर मसला रहेगा। अगर आप उन मेयारात के मुताबिक पूरा चलते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ लिखी हुई तय मिल जाएंगी। आखिर में सवाल जवाब पे इस पर और बात कर लेंगे इंशाल्लाह। आगे चले जी, इसको जल्दी ख़त्म कर दें ताकि हम सवाल जवाब पे आए। अच्छा जी, अगर ज़कात अदा करने वाले ने कर्ज़ लिया हो, अब तो ये बात थी ना, मैंने क्रेडिट दिया है, अब अगर मैंने लिया है तो अब क्या है? या इस पर कोई उधार पेबल है, मैंने लोन लिया हुआ है या मेरे ऊपर डेट है, मैंने पेबल है, तो इसकी क्या तफसील है? अब लिए हुए कर्ज़े 2 किस्म के होते हैं। पहले ज़माने में एक अद होते हैं, नंबर 1 कलीलुल मियाद, नंबर 2 तवीलुल मियाद, यानी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। वो कर्जा जो फिलफौर वाजिबुल अदा है, इसको अपने ज़कात के निसाब से मिनहा किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। ज़ाहिर है मेरे पास 1 करोड़ का एसेट है और 10 लाख मैंने अदा करने हैं, तो मेरा एसेट फिर 90 लाख है, मेरी ज़कात 90 लाख पे आएगी। इसका जो सीधा सीधा फार्मूला अकाउंटिंग के लिहाज से अगर आप बनाते हैं तो वो CA माइनस CL बनता है, यानी करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इक्वल टू ज़कात। अगरचे आपको यहाँ फिर बताना पड़ेगा CA से मुराद वो अकाउंटिंग वाले CA नहीं है बल्कि ज़कातेबल एसेट है, और लाइबिलिटी से मुराद वही ज़कात वाली लाइबिलिटी है। लेकिन बुनियादी उसूल ये बनता है कि आपके हाजिर एसेट, उसमें से आप हाजिर लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें, आपकी ज़कात निकल आएगी। नंबर 2 तवीलुल मुद्दत कर्ज़े, लॉन्ग टर्म, 10 साल की इंस्टॉलमेंट पर आपने कुछ ले लिया है। अब ये 10 साल में आपने देना है 50 लाख रुपए, तो ये क्या सारा 50 लाख आप ज़कात से माइनस करेंगे? ऐसा नहीं है। इसकी तफसील ये है कि तवीलुल मुद्दत और क़िस्वार कर्ज़ों की सिर्फ वाजिबुल अदा अक़सात इंस्टॉलमेंट को ज़कात से मिनहा किया जाएगा। आज टिल द डेट ऑफ ज़कात जितनी इंस्टॉलमेंट आप पर पेएबल है उसको आप माइनस करेंगे। आपने घर लिया है, होम फाइनेंसिंग में घर लिया है, या आपने मतलब यह मुजारबा मुशारका पर लिया है या इजारा पर लिया है, वो इजारा पर जो आपने लिया है तो उसकी किस्तें बन रही हैं आपकी, इस्लामी बैंक से भी लिए, तो इजारा में इस साल आपने जितने पैसे अदा करने हैं किसी भी मालियाती इदारे को, उतने पैसे आप अपने ज़कात के एसेट से कम करेंगे। जो आपको साल बाद अदा करने हैं, 2 साल बाद अदा करने हैं, उसको आप माइनस नहीं करेंगे, उस पर आप ज़कात अदा करेंगे। बड़े तिजारती कर्ज़े जो कंपनियां और कारोबारी अफराद हासिल करते हैं, इनसे अगर ऐसे असासे बनाए जाएं, बड़े तिजारती कर्ज़े से मतलब ये है कि वो जो बड़ा कर्ज़ा किसी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए दिया जाता है। आजकल तो बैंक में ये होता है ना, आप अगर बैंक में चले जाएँ, बोले यार मुझे 1 लाख लोन चाहिए, वो कहने जो बाहर जो, आप बोले जी मैं 2 अरब चाहिए, बोलेंगे बैठे बैठे चाय लें, चाय पिए, माशाल्लाह आप तो बड़े कस्टमर हैं, आप 2 लाख उधार लेंगे। जितना बड़ा फ़कीर आदमी है, जितना बड़ा गरीब आदमी, उतना बड़ा सेठ है। ज़्यादा बड़े सेठ को देखो, अमेरिका सबसे बड़ा सेठ है, दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज़ है। आज बड़ा सेठ साहब देखो, ये बड़ा सेठ साहब है, क्या है जी, इन पर 2 अरब का कर्जा है, सेठ साहब है। तो ऐसी उल्टी इकोनॉमी चलाइए कि बड़ा सेठ साहब बड़े कर्जे वाला है। खैर, अगर आपने इस्लामिक फाइनेंसिंग भी ली है, उसमें भी देखना पड़ेगा कि आप, अब क्या ये कहा जाएगा कि बड़े सेठ साहब है तो ये बड़े गरीब है, लिहाजा ज़कात नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो एसेट मेरे पास 1 अरब के और कर्जा मेरे ऊपर 2 अरब का है, लिहाजा मैं तो गरीब हूँ, मुझे तो और ज़कात दे दो। यहाँ पर ऐसा मामला नहीं चलेगा। और ये बात सबसे पहले उठाई थी हमारे शेख, मेरे उस्ताद शेख हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दाऊद बरकातुहू ने। उन्होंने फ़िक़ही मक़ालात पर एक बड़ा लंबा मक़ाला इस पर इल्मी लिखा था, पूरी दुनिया के उलमा जदीद कदीम के हवाले लिखकर बहुत
इल्मी मकाला लिखकर हज़रत ने ये बात साबित की थी कि तिजारती कर्ज़े जो किसी ने लिए हैं उसको ज़कात से माइनस नहीं किया जाएगा, ये इसका एसेट है। लिहाजा तिजारती कर्ज़े जो कंपनियां कारोबार अफराद हासिल करते हैं, इनसे अगर ऐसे असासे बनाए जाएं जिन पर ज़कात नहीं होती, मसलन तिजारती कर्ज़ा लिया, बिल्डिंग बना ली, मशीनें बना ली, दीगर आलात, तो ऐसे कर्ज़ भी ज़कात के निसाब से मिन्हा नहीं होंगे, इसको माइनस नहीं किया जाएगा। अलबत्ता अगर इन बड़े कर्ज़ों से माले तिजारत वगैरह ख़रीदा हो तो ऐसे कर्ज़े ज़कात के हिसाब से मिन्हा हो जाएंगे। दो मिसालें ले लें। मैंने कर्ज़ा लिया 1 करोड़ का, उससे मैंने मशीन बनाई, इस कर्ज़े को ज़कात से मिन्हा नहीं किया जाएगा, ज़कात ऐसे। दूसरी मिसाल, मैंने कर्ज़ा लिया 1 करोड़ का, इससे मैंने 4 कंटेनर ख़रीद लिए, तो इस कर्ज़े को ज़कात से मिन्हा किया जाएगा क्योंकि 4 कंटेनर पर ज़कात आ रही है। 4 कंटेनर को मैंने बेचना है ना। ज़कात का असूल ये, ज़कात रिपीट नहीं होती, टैक्स रिपीट होता है, एक चीज़ पर डबल ज़कात नहीं आएगी। अब चूंकि मैंने 1 करोड़ का कर्ज़ा लिया था, 4 कंटेनर मैं बेचने के लिए ले रहा हूँ, वो 4 कंटेनर पर ज़कात आ गई तो 1 करोड़ पर ज़कात नहीं आएगी। तो ये तफसील हो गई कि तिजारती कर्ज़ों में 2 किस्म की हो गई, किसी पर ज़कात आएगी, किसी पर ज़कात नहीं आएगी। ये बात समझ में आ गई? चलें आगे चलें जी। अब बाज़ मुतफ़र्रिक़ मसाइल पर हम आखिर में बात कर लेते हैं। ज़ाती इस्तेमाल की अशिया पर ज़कात नहीं है अगर वो सोने चांदी की बनी हुई ना हो। आपके पास अगर डायमंड भी पड़े हैं और बहुत ज़्यादा पड़े हैं, या कोई भी कीमती से कीमती चीज़ें पड़ी हैं आपके पास, पर ज़कात नहीं है। गोल्ड प्लेटेड चीज़ों पर ज़कात नहीं है, गोल्ड पर है, गोल्ड प्लेटेड पर नहीं है। कीमती पत्थरों, प्लेटिनियम वगैरह पर नहीं है। सोने चांदी के अशिया के अलावा तोहफे, इनाम, विरासत में जो माल मिला हो, ज़कात नहीं है। तोहफे, तमगे, मेडल, शील्ड वगैरह, उन पर भी ज़कात नहीं है जी। शेयर्स का मसला देख लें ज़रा सा। शेयर्स की 2 सूरतें होती हैं जी। मतलब विरासत में अगर वो ऐसा माल मिला है जो ज़कात जिस पर नहीं लगती ना, प्रॉपर्टी मिल गई है, ऐसी आपको मिल गई है, हाँ, अब ज़कात विरासत में प्रॉपर्टी आपको मिल गई, आपकी बेचने की नीयत है तब भी ज़कात नहीं है क्योंकि आपने वो बेचने की नीयत से ख़रीदी नहीं है। ये मुराद है इससे। हाँ ज़ाहिर है, उस पर तो ज़ाहिर है, उस पर है। अच्छा जी, शेयर आदमी 2 मकसद के लिए ख़रीदता है। नंबर 1 ट्रेडिंग के लिए, नंबर 2 उस पर डिविडेंड लेने के लिए। तो दोनों पे ज़कात के हकाम अलग आएंगे। अगर आपने ट्रेडिंग के लिए ख़रीदा है तो शेयर आपका ऐसे ही है जैसे आपका माल तिजारत है, वो शेयर आपका माल तिजारत है। उसकी जो मार्केट कीमत चल रही है ज़कात की तारीख़ में, उस पर आपने सीधी सीधी ज़कात अदा करनी है। अल्लाह खैर सल्ला। यानी कैपिटल गेन के लिए अगर आपने लिया है तो उसकी बाज़ारी कीमत पर शेयर की जो है उस पर अदा, फेस वैल्यू पर अदा नहीं करनी जी। आगे चले। अगर शेयर आपने कंपनी के नफ़ा डिविडेंड हासिल करने के लिए लिए हैं, यानी आप उसको बेचते नहीं हैं, आप रख के कंपनी के डिविडेंड लेना चाहते हैं, तो इन पर ज़कात कंपनी की मिल्कियत में मौजूद माले तिजारत के तनासुब से लागू होगी, ज़कातेबल एसेट से। इसको समझें ज़रा। देखिए, कंपनी का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो शेयरिंग, पार्टनरशिप का है। मैं जब किसी कंपनी के शेयर लेता हूँ, मैं पार्टनर बनता हूँ। ये और बात है कि जो आदमी शेयर ख़रीदने बेचने के लिए लेता है उसको हम पार्टनर नहीं समझते, वरना पार्टनर है। अब ज़ाहिर है अगर मैं पार्टनरशिप हूँ तो मैं उस कारोबार का हिस्सा हूँ ना। तो जैसे मेरा अपना कारोबार है, उस पर जिस तरह ज़कात लगती है, तो कंपनी में मेरा जितना हिस्सा है उस हिसाब से ज़कात लगेगी। मेरे अपने कारोबार के फ़िक्स एसेट पर ज़कात नहीं आती और ज़कातेबल एसेट पर ज़कात आती है। अब जब मैं कंपनी में पार्टनर हूँ और मुस्तकिल पक्का पार्टनर हूँ, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि कंपनी के फ़िक्स एसेट कितने हैं, उतने कदर पर मैं ज़कात अदा नहीं करूँगा, उतनी मकदार पर, और कंपनी के ज़कात वाले एसेट कितने हैं उस पर मैं ज़कात अदा करूँगा। मिसाल लिखी है, अगर कंपनी के 40% असासे काबिल ज़कात हैं, इन्वेंट्री है बेचने का, तो शेयर्स की कीमत के 40% पर ज़कात होगी। यानी आपके पास शेयर है 100 रुपये का, तो अब ज़कात कितनी होगी? 40 रुपये होगी, 100 रुपये नहीं। अब ट्रेडिंग के लिए ख़रीदा था तो पूरे 100 रुपये पर होगी, लेकिन अब चूँकि आपके ज़कातेबल एसेट कंपनी के 40 है, लिहाजा 40 रुपये पर ही ज़कात होगी। पाकिस्तान में चूँकि इस तरह का हिसाब कंपनियाँ शाया नहीं करती, तो अमलन इसे जानना दुश्वार होता है। अगर कोई शख्स कोशिश करके ये जान सके तो ठीक, वरना शेयर्स की कुल कीमत पर ज़कात अदा कर दे। ये एहतियात है। आप जान लें, हमारे यहाँ जो हमारे फ़िक़ुल मामलात के तलबा हैं, उनके पास जब कोई फ़तवा आता है तो वो फिर बता देते हैं।
वो कंपनी से निकाल लेते हैं अंदर से कि कंपनी के कितने एसेट कैसे हैं, निकाल के कोई भी अच्छा फाइनेंस सेक्टर से जो जानता हो आदमी वो आपको बता देगा निकाल कर। जी, यहाँ तक हमारी मोटी मोटी जो बातें, उसूली बातें ज़कात से मुतालिक अर्ज़ मैंने करनी थी वो ख़त्म हो गई। सवाल जवाब है। सवाल जवाब से पहले डेस्कटॉप पे वर्कशीट पढ़िए, ज़रा खोलिए। ये एक बहुत आसान ज़कात कैलकुलेटर है, आपको ऑनलाइन ज़कात कैलकुलेटर बहुत अच्छे मिल जाएंगे। ये एक बड़ा अच्छा है, इसलिए मैंने इसको मैं आपको बता देता हूँ, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और बात साफ़ आ जाएगी। अगर इसको आप डाउनलोड कर लें तो आप आराम से इस पर हिसाब पूरा कर सकते हैं अपना। सबसे पहले लिया ज़कात ऑन गोल्ड। अब इन्होंने हर कैरेट को अलग कर दिया, क्योंकि हर कैरेट का रेट अलग है, तो आपके पास जितने कैरेट का सोना है आप उसका रेट लगाएंगे। 24 कैरेट वाले का अलग लगाएंगे, 22 कैरेट वाले का अलग लगाएंगे, 18 कैरेट वाले का अलग लगाएंगे, और अगर इसके अलावा आपके पास सोने की कोई अलग चीज़ें उसके अलग वैल्यू लगाकर आप वहाँ पर उसका आगे वेट लिख दें, प्राइस लिख दें, वैल्यू खुद निकल आएगी और ज़कात की वैल्यू आखिर में खुद निकल आएगी। नंबर 2, ज़कात ऑन प्रीशियस स्टोन्स हेल्ड फॉर ट्रेड। ये जी अच्छा, नंबर 2, अगर आपने कोई कीमती पत्थर बेचने के लिए ख़रीदे हैं तो उसकी वैल्यू आपने, बेचने के लिए नहीं ख़रीदे तो आप वैल्यू नहीं लिखें, ये उन्होंने दा दिया डायमंड, याकूत वगैरह। ज़कात ऑन सिल्वर, अगर चांदी की कुछ चीज़ें आपके पास हैं तो उसका आप वैल्यू लिख दें, प्राइस लिख दें, वेट लिख दें, आपके पास ज़कात की वैल्यू निकल आएगी। नीचे आ जाए ज़कात कैश हैंड पे। कैश इन हैंड की इन्होंने 3-4 बड़ी बड़ी तकसीमें बता दी आपको। कैश इन हैंड जो आपके हाथ में है, नंबर 2 सेविंग अकाउंट्स में है, नंबर 2 करंट अकाउंट में है, नंबर 3 टर्म डिपॉजिट्स में जो आपने रखवाया हुआ है कैश, उन सबको आप अलग अलग लिख दें, आपकी ज़कात की वैल्यू निकल आएगी। जी, ज़कात लोन, इन्वेस्टमेंट फंड, शेयर वगैरह पर। लोन रिसीवेबल दोस्तों से लेना है, नेशनल सेविंग स्कीम में है, प्रोविडेंट फंड में है, ऑप्शनल फंड। अच्छा, इसकी थोड़ी तफसील है। प्रोविडेंट फंड अगर आपका खुद ब खुद जबरी कटता है, अक्सर गवर्नमेंट मुलाजमीन का होता है, खुद ब खुद कट जाता है, तो वो जितना कट रहा है उस पर ज़कात नहीं आएगी। अगर प्रोविडेंट फंड या इस किस्म का कोई और फंड आप अपने इख्तियार से कटवाते हैं, आप अपनी कंपनी को बोलते हैं भाई आप मेरे इतने काट लिया करो हर महीने हर साल, और ये वो कंपनी कहती है मैं आपको बढ़ाकर जब आप जाने लगेंगे मैं आपको दे दूंगा, अगर आप अपने इख्तियार से कटवा रहे हैं तो इस पर ज़कात आएगी, ऑप्शनल, क्योंकि ये आप गोया के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना अपने इख्तियार से। तो उलमा ने, फ़ुक़हा ने इसकी फिर 2 तकसीमें कर दी हैं। नंबर 3, इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह, क्योंकि ये आपने जमा करा है, आपने एक तरह का कर्ज दिया हुआ है। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप जमा, वैसे तो हराम है, लेकिन अगर आप तकाफुल, आप समझ लें आपने तकाफुल में किस्तें जमा कराई तो आपने कर्ज दिया हुआ है। हाँ, अलबत्ता अगर वक्फ़ मॉडल में आपने तकाफुल किया हुआ है, क्योंकि आजकल तकाफुल वक्फ़ मॉडल में चल रहा है कि आप अपने पैसे वक्फ़ कर देते हैं किसी मकसद के लिए, उस पर ज़कात नहीं आएगी, क्योंकि आपने पैसा वक्फ़ कर दिया तो ज़कात नहीं आ रही। बहरहाल अगर अल्लाह बचाए अगर किसी ने इंश्योरेंस में पैसे डाले हैं तो बहरहाल ज़कात तो अदा करनी है उसको, तो प्रीमियम में आपने किस्तों में जितने पैसे दे दिए उन सब पे ज़कात आपकी आएगी। वैल्यू ऑफ शेयर, स्टॉक्स इंक्लूडिंग डिविडेंड्स, डिविडेंड वगैरह इन सबको आप लगा लें। म्यूचुअल फंड में आपने जो डाला हुआ है, बॉन्ड्स आपके पास अगर पड़े हैं, और अगर वेल्थ की जो सोर्सेज हैं उन सब पर भी आ जाएगी। ज़कात प्रॉपर्टी पर, लैंडेड प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट बिजनेस, प्रॉपर्टी आपने जो इन्वेस्टमेंट के लिए ली हुई है, बिजनेस के लिए खालिस बात हो चुकी है, उसकी आप वैल्यू निकाल लें और वैल्यू लगा के आगे लगा दें, आपकी ज़कात निकल आएगी। वैल्यू नहीं निकल रही हो, लो भाई दुबई में मंदा चल रहा है नहीं बिकती, तो फिर वही जो मैंने आपको बताया था, दुबई के 2 माहिर आप एजेंटों से पैसा लगवा लें कि भाई ये इसकी अभी, चलो भाई तुम फेंकने के दाम बेचना चाहो क्या लगेगी क्या, या महीना आगे पीछे बेचना चाहो तो क्या प्राइस लगेगी, वो जो प्राइस बताएं उसकी एवरेज लगा के आप अपनी प्रॉपर्टी की वो कीमत लगा दें। ज़कात बिज़नेस पे, उसकी भी इन्होंने तफसील आपको बता दी है। इन्वेंट्री की अलग बताई है, डेड स्टॉक की अलग बता दी है, और अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम क्रेडिट सेल, वही जो आपकी क्रेडिट है किसी ने आपको देना है उसको आप लगा ले अलग। इसमें से अमाउंट पेबल टू सप्लायर्स, आपकी लाइबिलिटी वो आप माइनस कर देंगे, जो मैंने देना है ज़ाहिर है। बैड डेट को भी आप माइनस कर दें, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया था बैड डेट पे ज़कात नहीं आती। आखिर में आपकी टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक निकल आएगी, ज़कात निकल आएगी। जी चलिए, पार्टनरशिप फर्म्स पे ज़कात कैसे आ रही है? कैपिटल बैलेंस लगाएंगे आप, लोन्स जो आपने दिए फर्म को वो आप लगा लेंगे, और क्योंकि वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, कंपनी से आपने जो अपनी पार्टनरशिप में से जो आपने निकाला है, विड्रॉल किया है, उसको आप माइनस कर देंगे, आपका कंपनी का पूरा पार्टनरशिप का निकल आएगा।
ज़कात ऑन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उशर है हकीकत में। उशर के अगरचे मसाइल मुख्तलिफ अलग हैं, लेकिन यहाँ मोटी मोटी बात, उशर में दो मेयारें हैं, इसको यहाँ लिखा है इन्होंने। नंबर एक, प्रोड्यूस डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर, अगर वो आसमानी पानी से उसका सिकाया होता है, उसको सैराब किया जाता है, तो आपको 10% अदा करना है। और 10% प्रोड्यूस का जितना निकला ओरिजिनल, उस पर, ज़मीन पर नहीं, ज़मीन पर खिराज आता है, ये निकला। बाज़ लोग कहते हैं यार हमारे इतना कीमत लग गई, हमने वो कटाई पर बुवाई पर जो पैसे लगाए वो माइनस नहीं करने। जितने का आपकी अगर 1 करोड़ की 10 लाख की आपकी गंदम बिक रही है, उस 10 लाख पर 10% आपकी उशर आएगा, जबकि वो आसमानी पानी से किया गया है। अगर आसमानी पानी से नहीं हुआ, वो आपने ट्यूबवेल लगाकर, कनाल लगाकर या इस तरह का कुछ और अपनी तरफ से खुद मेहनत करके पानी दिया है, उस पानी देने में आपकी कीमत लगी है, आपका पैसा लगा है, तो आप शरीयत की रहमत देखें और कितना ज़बरदस्त परफेक्ट निज़ाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त में बना गए थे, जब लोग कहते हैं कि जहालत थी और जहालत के अंधेरे थे और कोई चीज़ नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फाइनेंशियल निज़ाम बना के दिया जो क़यामत तक ऐसे ही चलेगा। यानी सीधी बात है कि चूँकि शरीयत कह रही है आपकी कीमत लगी है, आपका पैसा लगा है पानी देने पर, लिहाजा चलो आप पर शफ़क़त की वो पैसा आप कम कर दो, आप 5% अदा करें। आम तौर पर आजकल पाकिस्तान में चूँकि बारानी ज़मीनें नहीं हैं, कनाल वगैरह या ट्यूबवेल से दिया जाता है, तो 5% ही आती है, किसी पर 10% भी आती है, ये देख लेना जाएगा। आखिर में आ गया जनरल लाइबिलिटीज़, आपने लोन दोस्तों से लिया हुआ है, बैंक से लिया हुआ है वगैरह वगैरह, जो आपने टैक्स पेएबल है, ये अहम बात है। टैक्स पेएबल आपका निकल जाएगा, लेकिन ये उस वक्त निकलेगा जब आपके पे करने की नीयत है। अगर टैक्स अदा करने की नीयत नहीं है तो ज़कात से नहीं निकलेगा। ये एक अलग मसला है, हमारे से ताजिर बहुत ज़्यादा पूछते हैं यार टैक्स अदा करें ना करें, यार हम अदा नहीं करते, अगर अदा पूरी दयानतदारी से करें तो हमारी तो कॉस्ट पूरी नहीं पड़ती, मार्केट में तो सब चोरी कर रहे हैं। बाज़ लोगों को वो मुफ्ती अच्छे लग गए जो एक कोई कोने खुदड़े में बैठे हो, किसी आलिम ने बता दिया ज़कात टैक्स अदा करना अच्छी बात नहीं, उन्होंने कहा ये मौलवी बहुत अच्छा है ये अच्छे मसले बताता है, ये कहते हैं टैक्स अदा नहीं करो, जालिमाना निज़ाम है, अंग्रेज़ का निज़ाम है, अल्लाह खैर सल्ला काम ख़त्म कर दिया। लिहाजा ये याद रखें कि ये मसाइल जो हैं आप मोतबर उलमा से ही पूछें, और अपने मसाइल पूछने के लिए फ़ुक़हा का मिजाज शरीयत का ये है, जिस तरह हम अइम्मा पर चलते हैं ना कि इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, एक ही इमाम की बात मानते हैं ना, इसकी एक फ़लसफ़ा है, पूरी एक बात है क्यों मानते हैं, तो इसी तरह मुफ्ती भी एक ही को रखना चाहिए। आप ख़ुद सोच लें, उसमें आपका इख्तियार है, जैसे इमाम चूज़ करने में आपको इख्तियार है, मुफ्ती चूज़ करने में आपको इख्तियार है। इस वक्त में जो बड़े नामवर मुफ्ती हैं या नामवर इदारे हैं, जिनको दीन भी मालूम है, दुनिया भी मालूम है, और जिनकी उलमा के अंदर कदर है, यानी सिर्फ आवाम उनको अच्छा नहीं समझते, उलमा उनको कदर समझ, ऐसे किसी एक मुफ्ती को अपना मुफ्ती बना लें, फैमिली डॉक्टर बनाएं, फिर उससे मसला पूछा करें, फिर वो कड़वा बताए मीठा बताए, आपको चलना होगा उस पर। अगर ये काम आप करेंगे तो आपका ये मामला सही तरह चलता रहेगा। इदारे को आप चूज़ करने ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि इदारे में आपके पास 10-20 आदमी, आप किसी से भी इदारे से पूछ लेंगे, आपको उस इदारे की राय पता लग जाएगी। यहाँ तक हमारा ये बाब काफ़ी हद तक पूरा हो गया। अल्लाह ताला हमें सही अंदाज से ज़कात अदा करने की और अपने भाइयों को भी इसकी तरगीब देने की। आखिर में एक बात, ज़कात अदा करने में ज़रा ख्याल किया करें, मैंने शुरू में जो बात कही थी, तहकीक किया करें। हम बिज़नेस में कितनी तहकीक करते हैं, 100 इन्वेस्टमेंट देखते हैं, पता करते हैं, 100 आदमी बात करते हैं। ज़कात में भी देखा करें कि आपने एक जगह ज़कात लगा दी, ठीक है, 10 बच्चों ने पढ़ लिया, रोटी खा ली, ठीक है जी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। एक जगह आपने ज़कात लगाई, वो 10 लोगों ने पढ़ा या 5 लोगों ने पढ़ा, और ऐसा पढ़ा कि वो मुल्क में इनकलाब ला सकते हैं, तब्दीली ला सकते हैं, हज़ारों लोगों को सही कर सकते हैं। आप ऐसी जगह ज़कात लगाएं। आपने एक जगह अस्पताल में इलाज हो रहा है, जो लगा हुआ, वो इलाज कैसा हो रहा है, किस किस्म का हो रहा है, वो इलाज करने वालों की कैसी ट्रीटमेंट कर रहा है, आप अच्छी जगह देखें जहाँ स्टैंडर्ड का इलाज हो रहा है। कुछ लोग अल्लाह का खौफ खाने वाले भी हैं, उनकी कमेटी में कुछ उलमा भी हैं, माशाल्लाह ये रिवाज हो चुका है, अच्छे अस्पतालों ने अपनी कमेटी में उलमा भी डाल ली हैं, यहाँ तक कि आगा खान फाउंडेशन ने भी अब डालें। तो ये वहाँ पर है, सही तरह वो कर रहे हैं, मुस्तहिक़ ज़कात को देख कर अदा करते हैं, थोड़ी दीनदारी भी देखते हैं। जैसे हम आखिरत की इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपकी ज़कात एक ऐसे आदमी को लगेगी जो दीनदार है, जो एक अच्छा माशरे का अच्छा फ़र्द, अच्छा पाकिस्तानी बनेगा, अच्छा मुसलमान बनेगा, आगे 100 आदमियों को तब्दील करेगा, तो आपकी ज़कात का फ़ायदा भी आपको वैसे ही मिलेगा। और अगर आप एक ऐसे आदमी को अदा करते हैं, चलो भाई इसने खा पी लिया निकाल दिया, बस जाओ ख़त्म कर दो, तो आपको सवाब भी सब मिलेगा। लिहाजा तहकीक करके आप अदा करें, अच्छे से अच्छे इदारे में अच्छी तरह मदारिस को देखिए, छान फटक के देखें, अच्छी तरह आप जो ट्रस्ट चल रहे हैं उनको देखें, छान फटक के देखें,
फिर जाकर अपने दोस्तों को भी तरगीब दें कि भाई यहाँ पर काम बहुत मेयारी मिसाली हो, इससे जो लोग निकलेंगे वो बहुत बड़ी चेंज करेंगे। यहाँ तरबियत का निज़ाम बहुत अच्छा है, इनके पास सोच है, इनके पास फ़िक्र है, कौम का मुल्क का दर्द है, उससे ये काम करते हैं। वहाँ आप अपनी ज़कातों को अदा करें ताकि ज़कात सही जगह ऑर्गेनाइज़ हो और सही जगह आगे डिस्पेंस हो, तो माशरे में कुछ तब्दीली आना शुरू हो। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब कोई सवाल हो तो फरमाइए। जैसे हमने हमारे को अदा करना है ज़कात, तो 2.5 लाख रुपया जो हमारा बेड डेप्ट में 2.5 लाख हमको अदा करना है, तो 2.5 लाख जो बेड डेप्ट के हिसाब से दे सकते हैं। देखिए वो हिसाब आपका खुद ब खुद सही हो जाएगा ना। जब ये कहेंगे कि 2.5 लाख पर आपने ज़कात अदा नहीं करनी, तो वो 2.5 लाख तो गए, और जो 2.5 लाख आपने किसी और को देना है वो भी माइनस हो जाएगा, तो दोनों आपके माइनस हो जाएंगे ना, दोनों पर ज़कात है। सवाल ये है कि 2.5 लाख रुपए ज़कात की अदायगी के वक्त में हम दे सकते हैं, इसका मतलब ये है कि 2.5 लाख रुपए ज़कात बनती है और मेरे बेड डेप्ट में 2.5 लाख रुपए मैं उसमें कर दो, मैं फ्री हो जाऊं ज़कात देने से। नहीं, ये काम सही नहीं है ना, वो तो अलग काम है आपका। इनका सवाल ये था नदीर भाई का, वो पूछना चाह रहे हैं कि जैसे अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकी है, अगर 1 लाख इनकी मतलब कैपिटल है और उन्होंने उनकी जो माल उन्होंने जो उधार दिया है बाजार में वो 2.5 लाख है और 2 लाख रुपए उनको जो है वापस अदा करने जिनसे उन्होंने माल लिए, तो ज़कात इन्वेस्टमेंट पे लगेगी, ये जो कैपिटल उन्होंने डाली है दुकान में उसमें लगेगी, या जो उगराई है जैसे 2.5 लाख रुपए उगराई है उस पर लगेगी? देखिए, जो उगराई है उस पर तो ज़कात आएगी, जो उगराई है उस पर तो ज़कात आएगी ना, जो आपने लेना है, और जो आपने किसी को देना है उस पर ज़कात नहीं आएगी। सीधी बात है। कैपिटल पे नहीं होगी, उगराई पे होगी टोटल? नहीं, कैपिटल पर भी होगी, क्योंकि कैपिटल आपका कैश है, वो कैश एसेट है आपका, कैपिटल आपका कैश एसेट है। उगराई आपने लेना है वो भी आपके एसेट में शामिल हो जाएगा, और जो आपने देना है उसको आप माइनस कर देंगे, 1.5 लाख पे हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल ये है कि आपने फरमाया कि स्टैटिस्टिक्स पे चाहे बहुत कितने भी आमदनी हो या रकम हो उसके बाद उस पर ज़कात नहीं है, लेकिन एक सवाल ये है। अच्छा जी, 2 सवाल इन्होंने किए हैं। पहला तो इन्होंने ये किया है कि कोई आदमी सर्विसेज में काम कर रहा है और उसके पास ज़कात के निसाब से ज़्यादा पैसे हैं, तो फिर भी ज़कात नहीं होगी। ज़ाहिर है फिर तो ज़कात होगी। एक आदमी सर्विसेज में काम करता है तो वो चूँकि उसका कैश इन हैंड है, ज़कात की तारीख़ में अगर उसके पास इतने पैसे हैं उसको ज़कात अदा करना है। दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी इस्लामी साल के हिसाब से निसाब ना लगाए, यानी मैंने ये कहा था ना कि ज़कात का हिसाब इस्लामी तारीख़ के हिसाब से लगाना है, ये कह रहे हैं, मैं जो समझाऊँ कि इस्लामी तारीख़ के हिसाब से ना लगाए, अंग्रेज़ी तारीख़ शमसी तारीख़ के हिसाब से लगाए और उसमें +10 कर दे, तो क्या फिर ये सही हो जाएगा? उसूली तौर पर तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि इस्लामी साल के 10 दिन कम होते हैं और शमसी साल के 10 दिन ज़्यादा होते हैं। उसूली तौर पे सही हो जाएगा, लेकिन कई हिसाब किताब गड़बड़ आपका हो सकता है ल्यूनर के हिसाब से आगे पीछे। लिहाजा बेहतर और अच्छा तरीका वही है कि शरीयत ने जो मेयार बनाया आप उसी पर चलें, आप इस्लामी लिहाज से हिसाब करें। ये बात है। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि यार हमें तो तारीख़ याद नहीं किस दिन हम मालदार बने थे। तारीख़ याद नहीं है, अब आप कोई भी इस्लामी तारीख़ अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। अब आप चाहें पहली रमज़ान भी बना, मैं बहुत से ताजरों को जानता हूँ कहते हैं ज़कात कब निकालते हो? रमज़ान में। हिसाब कब करते हो? रमज़ान में। भाई रमज़ान में ऐसा नहीं चलेगा, आपको पहली रमज़ान 10 रमज़ान बनानी पड़ेगी, उसमें आपको प्रॉपर क्लोजिंग करनी पड़ेगी। जैसे आप अपने अकाउंट्स की क्लोजिंग करते हैं, आपको उस दिन 1-2 दिन फारिग होकर बैठना पड़ेगा, क्लोजिंग करके सारा हिसाब किताब करके उस एक तारीख़ में आपको देखना पड़ेगा आज मेरी चीज़ों की वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से ज़कात अदा करनी होगी। एक कर्ज जो किसी को दिया गया। हाँ, ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल ये है कि मेरा एक आदमी पर कर्ज़ है, फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपए। अब ये आदमी बेचारा मुस्तहिक़ ज़कात हो गया है, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ कि ज़कात में इसको कर्ज़ माफ़ कर दूँ, यानी 1 लाख रुपए मैं माफ़ कर दूँ और मैं ये कहूँ कि मेरी ज़कात 1 लाख की अदा हो गई? कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीका है, इसका ये तरीका नहीं है। इसका तरीका ये है कि आपको उससे 1 लाख रुपए लेने हैं फिर देने हैं। अब चाहे आप बेशक उसको 1 लाख रुपए अपनी तरफ से कैश दे दें, उसको बोलें भाई इससे मेरा कर्ज़ अदा करो, वो आपको कर्ज़ अदा कर दे, आप उसी वक्त उसके हाथ में दे दें। उसकी वजह क्या है? इसकी एक टेक्निकल वजह है। वजह यह है कि ज़कात निकालते वक्त ज़कात की नीयत ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें मैंने 1 लाख रुपए निकाल दिए सदक़े में, 2 महीने बाद मैं कहता हूँ नहीं यार चलो ये ज़कात में हो गए, ऐसा नहीं चलेगा।
ज़कात अदा करते वक्त आपकी नीयत ज़कात की होनी चाहिए। अब वो कर्ज़ खा को जब आपने पैसे दिए थे, आपकी ज़कात की नीयत नहीं थी, लिहाजा आप नीयत करके ज़कात को साक़ित नहीं कर सकते। आप उससे पैसे ले लें फिर उसी को अदा कर दें बेचारे को, तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। ठीक है, इल्म में लाना, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ज़कात देते वक्त किसी को बताना ज़रूरी है कि मैं तुम्हें ज़कात दे रहा हूँ कि नहीं? तो मुस्तहिक को तो बताना ज़रूरी नहीं है, और मुस्तहब ये है कि ना बताया जाए। शरीयत ने इंसानों की इज़्ज़त नफ्स का बहुत ख्याल किया है। उसको ये कहा जाए भाई मेरी तरफ से आपको तोहफ़ा, तो अच्छा, लेकिन आप किसी इदारे को दे रहे हैं तो इदारे को देते हुए बहुत ज़रूरी है कि आप बताएं कि भाई ये मेरी ज़कात है। जी हाँ, नहीं, हाँ ये मसला है। ये कह रहे हैं कि आप, हाँ आपने 1 लाख रुपए उसको दिया अपने कर्ज खा को कि भाई अब तुम इससे मेरा कर्ज अदा कर दो, अब वो नहीं दे रहा कहते 1 लाख। अच्छा, यहाँ मसला ये है कि शरीयत में जिसने किसी से कर्ज लेना है वो उस पर ज़बरदस्ती कर सकता है और करवा सकता है, उसको जेल में डलवा सकता है, और ख़ुद हाथ पड़ता हो तो ज़बरदस्ती उसे छीन सकता है। और शरीयत ने ये लिखा है फ़ुक़हा ने कि वो उसके पीछे पड़ सकता है, वो घर में जाए, घर में चला जाए, नहीं जाने बाहर खड़ा हो जाए, वो जहाँ जा रहा है उसके साथ साथ लगा रहे कि मेरा कर, या किसी को लगा दे उसके साथ कि मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें जब तक मेरे पैसे नहीं। तो अब आपने जब 1 लाख दिया, उसने कहा तोहफा हो गया तो मैं जेब में रखता हूँ, बोला भाई जेब में नहीं, अब तो ज़बरदस्ती लूँगा मैं। अब आप छीन सकते हो उससे क्योंकि आपका कर्ज खा है। सवाल ये है, मैंने एक मकान बनाया, 1 करोड़ रुपए का बेच दिया और उसको दे दिया, 90 लाख रुपए आ गए, बाकी नफे के 10 लाख रुपए वो दे नहीं रहा। ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत। मैं समझाऊँ उसको आपको। देखिए, यही कह रहे हैं कि मेरा लाइफ डेट था, सही है, लेकिन उस पर 10 साल गुजर गए, मुझे उम्मीद थी देने की, वो उम्मीद होते होते 10 साल लगा दिए, 10 साल बाद दे रहे। अब अगर मैं 1 लाख रुपए पर 10 साल की ज़कात अदा करूँगा तो मेरा तो वो पैसा ही कम रह जाएगा। बात यह है, आपको 10 साल की ज़कात 1 लाख पर अदा नहीं करनी। अब ये समझें ज़रा, आप पहले साल की अदा करेंगे ज़कात 1 लाख पर, तो आपके पास कितना रह गया? 97,500, 2,500 निकल गया ना। दूसरे साल की ज़कात आप अदा करेंगे 97,500 पर। तीसरे साल की ज़कात फिर इसमें कम करते करते तो आपकी 10 साल की ज़कात 1 लाख पर नहीं लगेगी, वो कम करते 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 जितना बनेगा उस पर आपकी ज़कात लगेगी। तो लिहाजा आपका सारा नफ़ा ख़त्म नहीं होगा। देखिए, आम उसूली बात तो पहले आप ये समझें कि गैर मुस्लिम को दी जा सकती है कि नहीं। तो मामला ये, गैर मुस्लिम को ज़कात नहीं अदा की जा सकती, सदक़ात आप देना चाहे दे सकते हैं। गैर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को भी इसलिए नहीं दी जा सकती कि गैर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बहुत मुश्किल है कि वो ये करे कि वो सिर्फ देगी और ज़कात के उसूलों के मुताबिक देगी। ऐसी गैर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी आपने कहा ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो इनको ज़कात लोग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने एक जिक्र किया आगा खान फाउंडेशन का, तो क्या आगा खान फाउंडेशन को हम ज़कात दे सकते हैं? आगा खान फाउंडेशन के 2 फ़ंड बने हुए हैं इस वक्त जो मेरे इल्म में। एक फ़ंड उनका आखानियों के लिए लगता है, उसमें तो नहीं लगेगी। हमें कैसे पता चले? ये तो जिसको देना है, मतलब अगर मैं तो कह रहा हूँ कोई दे रहा है, अगर आप मुझे पूरी रिकमेंडेड है, मैं लोग रिकमेंडेड नहीं है, उनको तो दुनिया के सारे गैर मुस्लिमों से पूरी दुनिया में फ़ंड आ रहा है, तो आप अपना, और वो लगा भी पता नहीं किस पे रहे, ज़्यादा प्रीफरेबल आखानियों पे लगाते हैं, आप ना दें उसको। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चर किसका कैसा बना हुआ है। उनका दूसरा फ़ंड जो बना हुआ है वो उसमें सुन्नी उलमा डाले हुए इन्होंने, वो सुन्नियों के लिए बना हुआ है। लेकिन वो फिर मसला ये है कि अगर आपका सही आदमी जाएगा वो फ़ंड निकलवाने, उसको नहीं लगेगा, उनका आदमी जाएगा तो लग जाएगा। बहरहाल आप देख लिया करें, या आपके ऊपर है। कर सकते हैं। 1 साल अगर आपने ज़कात ज़्यादा अदा कर दी, ज़कात की नीयत से अदा की, उसको आप अगले साल में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मौलाना साहब ये बताएं कि अगर एक हमने कोई गारंटी ली है किसी बैंक से, साल के तौर पे हम किसी इदारे से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो इदारा कहता है कि आप पहले गारंटी जमा करवाएं तो हम आपको जो है वो स्टॉक देंगे, और वो गारंटी सिर्फ इस वजह से है कि अगर हम पेमेंट नहीं करते तो वो पेमेंट करेंगे, तो उसका क्या मसला है? वो आपका लोन है ना, वो तो आपका एसेट है, वो तो आपने कर्जा दिया है, तो उस पर ज़कात आएगी। नहीं,
लोन हमने सिर्फ गारंटी ली, ठीक है, शरीयत उसको क्रेडिट कहेगी, शरीयत उसको क्रेडिट लोन कहेगी, इसलिए कि वो आपने वसूल करना है ना, आपने गारंटी में पैसे रखवा दिए ना। नहीं, गारंटी में हमने पैसे नहीं रखवाए, बैंक ने सिर्फ हमसे 10% दिया, 1 करोड़ की गारंटी है, बैंक ने हमसे 10 लाख रुपए रखवाए और अपने चार्जेस देके उसने हमें 1 करोड़ की गारंटी दी हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने दे रहे हैं उसकी पेमेंट हम हर 15 दिन पे सामने वाले को कर देते हैं। आपने जो 10 लाख रखवाए हैं ना, उस पर ज़कात आएगी। ठीक है, सिर्फ 10 लाख पे आएगी ना, जो भी हमने बैंक पे रखवाए हैं गारंटी लेने के लिए उस पे आएगी, उस पे आएगी। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, आपने सारी बातें की, क्या हम ऐसा निज़ाम आशरे में ना बनाएं कोई ज़कात देने वाले ना हो? अल्लाह करे ऐसा हो जाए। ये मेरा सवाल है, कंपनी की बैलेंस शीट जो बनती है वो तो एक फिक्स टाइम पे बनती है, क्योंकि लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, एक फिक्स टाइम पे होती है। तो जैसे जून का एंडिंग है या किसी का दिसंबर का एंडिंग है, अब तो गवर्नमेंट ने ज़्यादातर फिक्स कर दिया कि दिसंबर और जून, और रमज़ान का जो पहली तारीख है वो आगे पीछे होती है। तो हम हिसाब तो उसी दिन का करते हैं कि इस दिन जो बैलेंस शीट में जो प्लस माइनस होता है नेट एसेट पे हम देते हैं, तो फिर वो तो आज के स्टॉक में हम नहीं ले सकते। उसमें आप वो फार्मूला लगा सकते हैं ना, 10 दिन प्लस का, 10 दिन प्लस का फार्मूला लगा के लगा लें आप। जैसे जून में ख़त्म हुआ या जून तो अभी आ गया, दिसंबर में हमारी बैलेंस शीट बन गई और ये 6 महीने तो हो गए, लेकिन हर दिसंबर को रमज़ान जब आता है तो हम 12 दिन बढ़ा के लगाते हैं। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, इसका अच्छा तरीका तो यही है कि आप अलग करें, ज़कात को अहमियत दें। जैसे आप अपने कंपनी के लिए क्लोजिंग कर रहे हैं, इतनी अहमियत दे रहे हैं, आप ज़कात के लिए भी क्लोजिंग करें। और अगर नहीं हो रहा तो फिर आप वो 10 दिन प्लस का फार्मूला लगा के कर लें, दिसंबर के आखिर में तो आपका हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई और बात हो तो इंशाल्लाह नाश्ते पे बैठ के أنت الودود أنت الغفور فاقسم لنا عيش الكرام واكتب لنا سبل السلام.